हमारे पास 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और बोर्ड एग्जाम में टारगेट लेके चलेंगे कि 20 नंबर हमारे भाई 15 मिनट के अंदर आ जाने चाहिए। और रेंज भी आपकी 4 से इन्फिनिटी और कोडोमेन भी क्या है आपका 4 से इन्फिनिटी। मतलब रेंज और कोडोमेन दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए भैया, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये मतलब 1 भी और 1 इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। मैं बेवजह आपका टाइम खराब नहीं करूंगा भाई, वीडियो ला ला के 6-6 से 7-7 घंटे की वीडियो डाल दी भाई, उस चीज का कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, सही बता रहा हूं। कुछ जाओगे बता रहा हूं, पेपर ऐसा होना चाहिए 8 मार्क्स में तो तबाही वाला, ठीक है। हाँ, वीडियो कमी पड़ रही है, इफेक्टिव वीडियो पड़ी हुई, इन्हीं को कर ले, बार बार खुद प्रैक्टिस कर ले। मैं बता रहा हूं, तू प्रैक्टिस कर, तू हाथ घिस भाई, बैठ अपनी चेयर टेबल चेयर पे बैठ के, जब तो तू हाथ नहीं घिसेगा कोई माइगल नहीं है जो तेरे को दिमाग में पेपर बढ़िया करा जाए। ध्यान रख, क्लास 12 मैथ्स मतलब मुकुल भैया। हेलो मेरे प्यारे लड्डू और गुड्डी, सब कैसे हो? उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की वीडियो में बेटा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको आइडिया दे देंगे और हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ना बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे। ज्यादा समय नहीं गवाना, हमारे पास 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और बोर्ड एग्जाम में टारगेट लेके चलेंगे कि 20 नंबर हमारे भाई 15 मिनट के अंदर आ जाने चाहिए। उस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे, शॉर्टकट भी देखेंगे और क्वेश्चन को जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम भाई 1 मिनट का टाइम देना है, ठीक है ना। और कई क्वेश्चन तो आपको पेपर में ऐसे मिलेंगे जो देखते ही सीधे हो जाएंगे। तो भैया प्रैक्टिस कर लेना ढंग से। और एक और बात बोल रहा हूं, प्रैक्टिस आपको करनी है, मुझे नहीं करनी भाई। मैंने बहुत ठीक ठाक कंटेंट डाल रखा है, आप उसे बार बार देखिए। मैं बेवजह आपका टाइम खराब नहीं करूंगा भाई, वीडियो ला ला के 6-6 से 7-7 घंटे की वीडियो डाल दी भाई, उस चीज का कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। आप समर्पण सीरीज कर लिए, टॉप 20 टॉप 200 क्वेश्चन कर लीजिए भाई, मेरे हिसाब से आपको उतना ही बहुत है। उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करिए, ये बात ध्यान रखिए। अगर आप किसी टीचर पे डिपेंड होकर कर रहे हो कि ये आपको 6 या 7 घंटे का मेरे भाई लेक्चर बना के दे जाए और आपकी जो नैया है उससे पार हो जाए, तो मेरे भाई छोटे लड्डू गुड्डी, ये आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो, ठीक है। आप टीचर पे डिपेंड हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है। एक लिमिट तक यह है कि आपने क्वेश्चन देख लिए और किसी पैटर्न पे क्वेश्चन देख लिए, बस। अब जैसे मैंने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का कोई क्वेश्चन कराया, तो आपने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्वेश्चन का कंसेप्ट सीखा, और उसके बाद जब तक आप खुद नहीं करोगे से 3-4 सवाल, तब तक बात नहीं बनेगी मेरे भाई। अक्सर ये हो रहा है मेरे भाई कि आप वीडियो देखे जा रहे हो, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। और जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर में दिखता है तो आपके बिल्कुल दिमाग दिक्कत हो जाती है, आपको बिल्कुल एक नया सा सवाल दिखता है और कहीं ना कहीं आप सिली एरर भी कर जाते हो, कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाते हो। तो मेरे भाई ये एक छोटा सा रीजन है जिसकी वजह से मैं वीडियो कम ला रहा हूं भाई, ठीक है। बनाने के लिए मैं तगड़ी बहुत सारी वीडियो बना दूं 8-8 9 घंटे, कोई फायदा नहीं मेरे भाई। वीडियो पड़ी हुई है, ठीक ठाक कंटेंट पड़ा हुआ है, जबरदस्त कंटेंट पड़ा हुआ भाई, पेलमपाल कंटेंट पड़ा हुआ है, आप करो यार उसे, ठीक है। चलिए देखते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन को। द ऑर्डर्ड पेयर टू बी एडेड फॉर द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 गिवन बाई आर, ठीक है। आपको एक सेट दे रखा है 1 2 3 और एक आपको रिलेशन दे रखा है 1 2 2 1। तो आपसे बोल रहा है कि कौन सा पेयर इन 4 ऑप्शन में से ऐड करूं कि ये जो रिलेशन है आपका क्या बन जाए, ट्रांजिटिव बन जाए। क्या बन जाए बेटा, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि ट्रांजिटिव कब रिलेशन बनता है, कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब बनता है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं, अगर कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब बनता है, जल्दी बोलूंगा मैं, बहुत जल्दी बोलूंगा, क्योंकि पेपर क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव है भाई, ठीक है। ए कोमा बी, ट्रांजिटिव की कहानी क्या होती है, अगर ए कोमा बी उसमें है, रिलेशन आर में है, एंड बी कोमा सी भी है उस रिलेशन आर में, तब बताओ क्या दिखना चाहिए आपको, ए कोमा सी भी उस रिलेशन आर में दिखना चाहिए। यही तो कहानी होती है मेरे भाई, बताओ यही कहानी होती है ना, होती है ट्रांजिटिव की, बिल्कुल सही बात, यही होती है भैया। अब रिलेशन क्या दे रखा है मेरे भाई लड्डू गुड्डी, रिलेशन दे रखा है 1 2 2 1। अब बताओ गौर से, 1 2 आपके पास है, 2 1 आपके पास है, बताओ आपको क्या दिखना चाहिए, 1 2 इसमें है, 2 1 इसमें है, तो आपको क्या दिखना चाहिए, 1 1। तो 1 1 नहीं है इसमें, तो आपको 1 1 ऐड करना पड़ेगा। ज्यादा जोश में नहीं रहना आप पेपर में, यही नहीं कि आप इसको लगा के भाग आए, अच्छे से देखना है क्वेश्चन को बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है। समझ में आई, 1 2 है इसमें, 2 1 भी है, तो 1 1 होना चाहिए, ये नहीं कि आगे बढ़ गए। ये भी देख लियो, 2 2 वाला भी देख लियो, ठीक है। हाँ देख दो दोबारा कहानी, एक तो ये होगा, एक तो हमें 1 1 तो ऐड करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक और बात सोच, 1 2 है इसमें, जरा सोच गौर से। अच्छा एक बात बता, 1 2 ऐसे भी तो लिख सकता हूं इस रिलेशन आर को मैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, 1 2 को बाद में लिख लिया, 2 1 को पहले लिख लिया, ये भी तो रिलेशन बिल्कुल लिख सकते हैं, पेयर को आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक बात बता, 2 1 है, 1 2 है, 2 1 इस रिलेशन आर में है, हाँ भैया है, 1 2 इस रिलेशन आर में, हाँ है भैया है, बट बता ए बी, बी सी, क्या इसमें 2 2 है, नहीं है। तो 2 2 नहीं है, तो 2 2 फिर से लेके आना पड़ेगा। तो 2 2 फिर से लेके आने के लिए
क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब सॉरी भाई सॉरी, इसका मतलब 1,1 है और 2,2 भी इसमें होना चाहिए, तो हमें दो पेयर इसमें ऐड करने पड़ेंगे, एक तो 1,1 और एक 2,2, तब जाके ये जो रिलेशन है तेरा प्रॉपर तरीके से क्या बनेगा, ट्रांजिटिव। तो उसमें दो पेयर तेरे को ऐड करने पड़ेंगे, एक तो 1,1 और एक 2,2। बात समझ में आई तेरे, ये वाली बात समझ में आई, 1,2 2,1, तो क्या होना चाहिए 1,1, इसको आगे पीछे करके भी लिख सकता है 2,1 1,2 2,2 होना चाहिए, तीसरी बात है भाई। उम्मीद करता हूं ये सवाल तेरे समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। उम्मीद करता हूं बेटे ये सवाल तेरे समझ में आया होगा मेरे लड्डू गुड्डी। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस वन अपॉन x माइनस वन। इस फंक्शन की क्या बतानी है, रेंज बतानी है। रेंज का मतलब y की वैल्यू बतानी है। तो देखो मेरे भाई, ठीक है, इस सवाल को आप जरा सोचो, और ये अगर आपके बोर्ड में एक नंबर में आ रहा है भाई सवाल, ठीक है, और कितने बच्चे से कर पा रहे हैं, ठीक है, जितने बच्चे कर पा रहे हैं भैया देख लेना, चार ऑप्शन मैंने आपके सामने दे रखे हैं, 1 0 -1 और तीसरा ऑप्शन है -1,1, ठीक है। अच्छा, आपकी तुक्का लगाने की क्या अच्छा कर रही है, ठीक है, एक बार तुक्का लगवा के दिखाऊंगा, ठीक है। जिन बच्चों ने, है ना, एक बार एक काम और करना भाई, ठीक है, तुक्का भी लगाना आपको आना चाहिए, क्योंकि कई बार जबरदस्ती, मतलब आपको सारे खेल आपको आने चाहिए। अगर आप जंग में जा रहे हो तो भाई जरूरी है आपको नॉलेज बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी मेरे भाई तुक्का भी काम आता है, ठीक है ना। तो आपका तुक्का क्या कह रहा है, ठीक है, आप तुक्का क्या लगा रहे इस क्वेश्चन का, तो भैया वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, और बड़ा बढ़िया लगेगा अगर आपका तुक्का सही होगा तो भाई, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं सवाल का आंसर क्या होने वाला है, देखो, ठीक है। फंक्शन क्या दे रखा है आपको, फंक्शन दे रखा है मॉडुलस ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस, ठीक है, चलो भाई, ठीक है। देखो अब एक बात बताओ, ये मॉडुलस फंक्शन है, इस मॉडुलस फंक्शन को ओपन होने के लिए एक काम करना पड़ेगा। आपको पता है ये मॉडुलस फंक्शन कब ओपन हो, पहले तो ये बात क्लियर है, आप x बराबर 1 नहीं रख सकते, ठीक है, x बराबर 1 नहीं रख सकते, ठीक है, हाँ, x की वैल्यू 1 नहीं रख सकते, ध्यान रखना ये। लेकिन जो ऑप्शन है एबीसीडी ऑप्शन किसके हैं, वो रेंज के हैं बेटा। रेंज मतलब वैल्यू ऑफ y होती है, ठीक है, हाँ। तो ये नहीं कि सोच के भैया x नॉट इक्वल टू 1 इसमें से एक नहीं, भाई x की वैल्यू मना कर रहा है 1 रखने के लिए, y कुछ भी आ सकता है, ठीक है, हाँ। अब एक बात बता, या तो तेरे को x की वैल्यू 1 से बड़ी लेनी पड़ेगी, x की वैल्यू 1 से छोटी लेनी पड़ेगी, 1 तो नहीं लेनी, ठीक है, सामने वाला मना कर रहा है, ठीक है, हाँ। अब एक बात बता, जब भी x की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी, मॉडुलस है, मॉडुलस फंक्शन ओपन करना आना चाहिए तेरे को। x की वैल्यू 1 से बड़ी लेगा, x की वैल्यू 1 से बड़ी लेके देख, 2 2 यहां लेगा 2 -1, देख ले बेटा, 2 -1 कितना हो गया, 2 2 -1 सॉरी 2 -1 कितना हो गया 1, मतलब मॉड के अंदर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मॉड के अंदर पॉजिटिव का मतलब मॉड कैसे खुलेगा, एज इट इज, सही है। और जब भी x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो x की वैल्यू 1 से छोटी लगा, गधे मॉडुलस खोलना आना चाहिए, चक्कर नहीं आने चाहिए तेरे को मॉडुलस खोलते समय। बात भेजे में जा रही है, हाँ, कि मॉडुलस खोलने में एकदम चक्कर खाई पड़ा है, नॉर्मल सी बात है, 2 सेकंड में आंसर आ जाता है इस सवाल का, देखते ही बच्चे कट करते थे इस सवाल को, गधा जिनके मॉडुलस खोलने में दिक्कत आ रही है। x -1 x -1, x की वैल्यू 1 से छोटी लेगा, 1 से कोई भी छोटी वैल्यू लेके देख, 0 0 -1, मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा, मॉड के अंदर नेगेटिव आया तो मॉड कैसे खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ। ये x -1 कटा, ये x -1 इससे कटा, काटने में वैसे में मजा आता है भाई। ये 1 है, ये -1 है, और ये x की वैल्यू 1 से बड़ी, x की वैल्यू 1 से छोटी। अब एक बात बता, रेंज क्या है भैया, रेंज होगी ऑप्शन डी, -1,1। या तो तू x की वैल्यू 1 से बड़ी लेगा तो आंसर 1 आएगा, और x की वैल्यू 1 से छोटी लेगा तो -1 आएगा, तू कुछ भी लेगा, सामने वाला, ठीक है, हाँ। तो भैया या तो आंसर तेरे को 1 मिलेगा या -1 मिलेगा, मतलब जो भी रेंज है, या तो 1 मिलने वाली है -1 मिलने वाली है, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी एकदम सही है। तो भैया कितने बच्चों का आंसर एकदम सही है, प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दो भैया यस करके। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट और क्वेश्चन आपके बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हो सकता है यहाँ पे 1 है, पेपर में हो सकता है 2 दिख जाए, पेपर में हो सकता है 3 दिख जाए। कंसेप्ट पे पकड़ बनाओ भाई, कंसेप्ट पे। क्वेश्चन कुछ और भी आ सकता है, सेम नहीं हो सकता मेरे भाई, लेकिन कंसेप्ट जो सीखा है आपने यहाँ पे मॉडुलस खोलना, इस पे पकड़ बनाओ। अगर ये आप पकड़ बनाना सीखे, पेपर कैसा भी आ जाए देख लेंगे भाई, क्या इशू है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दे रखा है फंक्शन द फंक्शन एफ मैपिंग आर पॉजिटिव, ध्यान से एक बार देख लेना, आर पॉजिटिव टू 4,∞, ये इसका कोडोमेन होता है, ये इसका डोमेन होता है, ठीक है। फंक्शन क्या दे रखा है आपको, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। पहले मेरे लड्डू फंक्शन को उतार ले, फंक्शन को तूने उतारा है, ठीक है भैया। फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें पूछ रहा है कि ये खाली फंक्शन 1 1 होगा, ओनली ऑन 2 होगा, हो सकता है ये बाइजेक्टिव हो, और आपसे बोल रहा है नॉट 1 1, ठीक है, नॉट 1 1 सही है भैया। एक बार ऑप्शन में चेक कर लेता हूं, नॉट 1 1 है, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, नॉट 1, ठीक है भाई। अब एक सवाल देख, यहां देख, डोमेन क्या दे रखी है, डोमेन को एक बार अच्छे से देख। डोमेन दे रखा है आपको आर पॉजिटिव, बहुत सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए आर पॉजिटिव का मतलब होता है 0 to ∞, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है।
इसका मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर। ओके बेटा, इसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव रियल। और रेंज की कोडोमेन, भैया कोडोमेन क्या करिए? 4 से इंफिनिटी। ठीक है, चेक करो, क्या चेक करना है? 1 1 चेक करना। तो 1 1 के लिए क्या कहानी होती थी? 1 1 के लिए कहानी होती थी, गौर सुन लेना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। गौर से देख, क्या होता था? एफ एक्स वन इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक्स वन स्क्वायर प्लस 4। याद आ रहा है नहीं आ रहा? एफ एक्स टू कितना आ जाएगा? एक्स टू स्क्वायर प्लस 4। देखियो भाई, यहां से तू दोनों को इक्वल करेगा, यही तो करता था। याद है कि भूल गया? याद है भैया? यानी कि शानदार, एक्स वन स्क्वायर प्लस 4 और ये कितना आ जाएगा? एक्स टू स्क्वायर प्लस 4। 4 से 4 काट दे मेरे लड्डू, 4 से 4 काटेगा तो कितना आ जाएगा? एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर। अब यहां से देख, एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, तो यहां से क्या देखेगा? यहां से देखेगा एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू। यहीं से हाथ उठा के मत बोल दियो कि फंक्शन भैया 1 1 तो होगा। यहां से ये मत बोल दियो फंक्शन 1 1 तो होगा नहीं। क्यों भैया, क्यों नहीं बोलूं मैं? क्योंकि इसीलिए नहीं बोलेगा क्योंकि जो x1 और x2 होते हैं, ये जो x1 और x2 होते हैं वो कहां से लाई करते हैं बेटा? वो इससे बिलोंग करते हैं। किससे? डोमेन से। डोमेन मतलब आर पॉजिटिव से लाई करेंगे। क्या यहां पे एक बात बता, सुनियो, बात बढ़िया बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात है, कंसेप्ट क्लियर भी करियो साथ के साथ। हमारा x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 है। अब एक बात बता, यहीं से मत बोल दियो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। गौर से भाई, ठीक है? हाँ, तो यहां से एक बात बता, x1 और x2 कहां से बिलोंग कर रहे हैं? पॉजिटिव से। मतलब x1 और x2 दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है? क्या इसके अकॉर्डिंग दो कहानी बनी तेरी यहां से? एक तो x1 इक्वल टू x2 दिखा और x1 इक्वल टू माइनस x2 दिखा। ये वाला तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि एक बात बता, x1 कैसा नंबर है? पॉजिटिव रियल नंबर है। x2 भी कैसा नंबर है? पॉजिटिव रियल नंबर है। देख गौर से, x1 भी कैसा नंबर है? पॉजिटिव रियल नंबर है। और x2 भी कैसा है तेरा? पॉजिटिव रियल नंबर है। मतलब इसकी LHS तो पॉजिटिव और RHS क्या है? नेगेटिव। कैसे नेगेटिव है? अबे x1 और x2 तो पॉजिटिव है ना, तो x2 के आगे तूने नेगेटिव लगा रखा है, पॉजिटिव के आगे नेगेटिव लगा देगा तो ये नंबर कैसा बन जाएगा? नेगेटिव। और ये वाला क्या है? पॉजिटिव। क्या ये वाली बात कभी भी बराबर होगी? नहीं होगी। इसका मतलब ये कभी होगी नहीं। तो तेरे को क्या दिखेगा? सिर्फ खाली x1 और इक्वल टू x2। ये वाली तो बस आंखों का धोखा है भाई, और आंखों का धोखा बहुत बड़ा धोखा होता है बेटा। आंखों को धोखा नहीं दियो, बता रहा हूं भाई, समझ रहा है? हाँ, आंखों को धोखा नहीं होना चाहिए, सिर्फ x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। और x1 इक्वल टू x2 किसकी बात होती है? x1 इक्वल टू x2 बात होती है किसकी? 1 1 की। तो ये फंक्शन तेरा क्या है बेटा? 1 1 भी है। क्या है बेटा? 1 1। देखो मैं इसका ग्राफ बना के दिखाना चाहूं, बना के दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं होगा, लेकिन आप ऐसे ऐसे समझ जाओ, वरना और कंफ्यूजन में चले जाओगे। ठीक है? ये फंक्शन आपका क्या होगा? 1 1। माइनस वाला रिजेक्ट कर दिया, समझ में आ गया क्यों कर दिया? ठीक है? अगर बाई चांस सपोज करो यहां आर पॉजिटिव ना होके आर होता, खाली सपोज करो ये होता, तब मेरे भाई ये 1 1 नहीं होता, तब नहीं होता 1 1। ठीक है? लेकिन यहां पर जो डोमेन दे रखी है वो पॉजिटिव वाली दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा? पॉजिटिव वाली। तो भैया इसके लिए तो ये फंक्शन क्या होगा? 1 1 होगा। ध्यान रखियो ये वाली बात। ठीक है? हाँ, तो 1 1 हो गया। अच्छा, ये 1 1 हो गया तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन डी तो होगा नहीं। ठीक है? 3 ऑप्शन बचे। ऐसे भी आपको एलिमिनेशन से क्वेश्चन करना पड़ सकता है कि आपने गलत, जो जो गलत है वो काटते चले गए, तो आपको एक सही आंसर दिख जाएगा। ये भी आपके पास टेक्निक होनी चाहिए। ठीक है? चलो भाई, तुम्हारे फंक्शन 1 1 हो गया। अब चेक करते हैं ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या दिखाते हैं? ऑन टू के लिए हम दिखाते हैं जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर आ जाए। रेंज क्या होती है आपकी? वाई होती है। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। ऑन टू लगा लो। ऑन टू वाई किसके बराबर होता है? फटाफट से देखो, वाई किसके बराबर? एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये सवाल बहुत जल्दी करना पड़ेगा आपको, ये पेपर ऑब्जेक्टिव में आ गया। मैं तो समझा रहा हूं इसलिए आपको समझाने में टाइम जा रहा है, लेकिन आपको जल्दी जल्दी हाथ चलाने पड़ेंगे पेपर में, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में आप 3 4 मिनट नहीं दे सकते। आपको पेपर 3 घंटे से पहले खत्म करना पड़ेगा, जिससे आप एक बार क्वेश्चन को जांच कर लो, चेक करके आ जाओ। ठीक है? वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? वाई माइनस 4। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? वाई माइनस 4। ठीक है? मैंने बताया था एक्स बराबर कितना आ जाएगा? वाई माइनस 4। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? वाई माइनस 4। अब एक बात बता, एक्स बराबर वाई माइनस 4 आया, तो एक्स बराबर वाई माइनस 4 आने का मतलब ये है कि रूट के अंदर क्या आ गया? वाई माइनस 4। और मैं आपको जब समझा रहा था समर्पण सीरीज में रिलेशन एंड फंक्शन, कि भैया कहानी कहां कहां चेक करते हैं ऑन टू के लिए। ठीक है? जब रूट आ जाए, पावर आ जाए, या डिनोमीटर आ जाए। तो यहां पावर आ गई, तो पावर के लिए आप क्या करोगे? वाई माइनस 4 क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, रूट की बात है। तो वाई किससे बड़ा होना चाहिए? वाई किससे बड़ा होना चाहिए? 4 से बड़ा। 4 या 4 से बड़ा, मतलब जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी मेरे भाई लड्डू 4 से लेकर कहां तक? इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है लड्डू गुड्डी? रेंज कहां तक हो जाएगी? कहां से कहां तक हो जाएगी? 4 से लेकर इन्फिनिटी। और रेंज भी आपकी 4 से इन्फिनिटी, और कोडोमेन भी क्या है आपका? 4 से इन्फिनिटी। मतलब रेंज और कोडोमेन दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए भैया, दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो ये मतलब 1 1 भी और ऑन टू, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव हो जाएगा। बात क्लियर हुई? उम्मीद करता हूं बात तुम्हारी समझ में आई होगी। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 डिफाइंड एज। डिफाइंड इस तरीके से फर्क कर रखा है कि एफ सच दैट आर माइनस 2/3। भैया ये इसकी रेंज है, ठीक है। हाँ सॉरी, ये क्या इसका डोमेन है और कोडोमेन क्या है इसका, आर दे रखा है, ठीक है भैया। भाई देख लियो लड्डू गुड्डी, ये तेरा डोमेन होता है हमेशा, और ये क्या होता है भाई तेरा कोडोमेन। क्या होता है, कोडोमेन होता है। बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। अब तेरे से बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। पेपर में ध्यान रखियो, अक्सर बच्चे इस पॉइंट पे आके गलती कर जाते हैं, वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पे फोकस करते हैं, वो सही वाला लगा के आ जाते हैं, लेकिन पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। मतलब गलत ऑप्शन तेरे को छांटना है, गलत ऑप्शन निकालना है, क्योंकि गलत अब सही है, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है उस पर क्लिक करना है। तो इसका मतलब एक बात बताता हूं, शॉर्टकट बताता हूं, सुन, ठीक है। तो तेरे से पूछ रहा है 1 1 ऑन 2 निकालना है तेरे को, ठीक है। 1 1 भी है इसमें, ऑन 2 भी लिख रहा है, तो एक काम कर, फटाफट से देख मेरे भाई, गौर से देख, मैं तेरे को एक शॉर्टकट बता रहा हूं, सुन शॉर्टकट क्या है। 1 1 के लिए बता रहा हूं इस सवाल में, ठीक है। वो हमेशा काम करेगा, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, कभी नहीं अटकेगा। क्या शॉर्टकट होता है, अगर ऊपर लीनियर है, अगर ऊपर भी लीनियर है और नीचे भी लीनियर है, भाई ये आईआईटी जेईई में यूज होते हैं, क्वेश्चन आते हैं ना वहां पे बैंकर बैंकर टाइम बचाने के लिए, वहां पे कंसेप्ट यूज होता है भाई ये वाला। अगर ऊपर भी लीनियर है और नीचे भी लीनियर है, लीनियर मतलब x की पावर 1, सुन लियो भाई, x की पावर 1 और नीचे भी x की पावर 1 है, मतलब लीनियर अपॉन लीनियर, हमेशा लीनियर अपॉन लीनियर बेटा 1 1 होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, ये होता है शॉर्टकट, हमेशा 1 1 होगा, ध्यान रखियो, हमेशा 1 1 होगा। क्लियर है, ये बात तेरी समझ में आ रही है। लीनियर का मतलब x की पावर 1 और x की पावर 1, नीचे नोमिनेटर में भी लीनियर फंक्शन बैठा है और डिनोमिनेटर में भी लीनियर फंक्शन बैठा है, तो भाई ज्यादा चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, फंक्शन क्या होगा तेरा 1 1 होगा। शॉर्टकट है, क्वेश्चन देख के बता देते हैं कि फंक्शन 1 1 है, ठीक है। तो ये 1 1 तो है, नहीं तो चेक करना चाहे चेक कर लिया, सवाल हमने करे, लेकिन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, ठीक। ये लीनियर अपॉन लीनियर है, कंसेप्ट बता दिया, ध्यान रखियो। तो फंक्शन क्या हो जाएगा तेरा 1 1 हो जाएगा। अब चेक करते हैं ऑन टू, क्या चेक करते हैं भाई, ऑन टू। तो 1 1 तो है, 1 1 होने के लिए सुन मेरी बात, 1 1 है मेरा, ठीक है। हाँ तो ये बात तो सही है मेरी, फंक्शन 1 1 निकला, हमें तो कौन सा छांटना है, गलत छांटना है, ठीक है। अब ऑन टू और चेक कर लेते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए क्या करेगा भाई, ये शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से करा रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ऑन टू चेक करने के लिए हम रेंज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, रेंज निकालते हैं। रेंज मतलब y की वैल्यू, क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, कितना आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तमीज से कर लियो, जल्दी कर लियो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा 6xy माइनस के 4y, क्रॉस मल्टीप्लाई करा मैंने, कितना आ जाएगा 4x प्लस 3। अबे सही है, हाँ। अब एक काम कर, 4x को इधर ले जा, मैं तेजी से चलूंगा भाई, कुट कुट आ जाएगा, नहीं तो अगर किसी ने बोला कि धीमे चलो, तेज से सुन लियो, 6xy माइनस के 4x, और ये कितना आ जाएगा 4y प्लस 3, कितना आ जाएगा 4y प्लस 3। अब एक झांकी लगाते हैं तगड़ी वाली, कैसे, सोच गौर से, सोचता ही तो नहीं है तू। क्या करा मैंने, यहां से x कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, x कॉमन लूंगा तो बेटे कितना आ जाएगा 6x माइनस 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4y प्लस 3, गलती हो गई 6y आएगा। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, यहां से x बराबर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई लड्डू 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4, अपॉन 6y माइनस 4। ओके, एक बात चेक कर लूं, बहुत सही है, इधर गया ये भाई क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 6xy हो गया माइनस 4y हो गया, 4x को इधर लेके गया, 4y को इधर लेके गया, ओके ओके ओके, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। तो x यहां से ये आ गया, x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ पाई, कोई दिक्कत नहीं। लफड़ा खड़ा हो गया, नहीं हो गया, हाँ लफड़ा बिल्कुल खड़ा हो गया, क्योंकि भैया ने समर्पण सीरीज में बताया था कि लफड़ा ऑन टू निकालने के लिए हमें या तो पावर सावर में कुछ आ जाए, जैसे लास्ट सवाल में था जहां पे रेंज हमारी 4 टू इन्फिनिटी आई थी, या फिर डिनोमीटर आ जाए। डिनोमीटर इसीलिए क्योंकि कभी भी डिनोमीटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब y सब कुछ हो, पहली बात तो डिनोमीटर मतलब 6y माइनस 4 कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो बात यहां से निकलेगी 6y नॉट इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/6, 4/6 का मतलब क्या हो जाएगा y नॉट इक्वल टू 2/3। हाँ एक बस यहीं से आइडिया लगा दे मेरे भाई, यहीं से आइडिया लगा दे, यहीं से आइडिया लगा दे, क्या आइडिया लगाना है कि y नॉट इक्वल टू 2/3, मतलब y जो है 2/3 के इक्वल नहीं है। मतलब ये क्या बोल रहा है, कोडोमेन क्या है तेरी r, कोडोमेन क्या है r, मतलब सारे रियल नंबर, सारे कुछ नहीं छोड़ रहा, सबके सब आ गए, ठीक है। बट ठीक है, रेंज क्या बोल रहा है, रेंज बोल रहा है कि भाई हमारे पास सारे रियल नंबर होने चाहिए बट 2/3 नहीं होना है, हमारे पास सारे रियल नंबर तो है बट 2/3 नहीं है। इसका मतलब क्या, दोनों कोडोमेन और रेंज, अब ये रेंज है, ये रेंज है, ये क्या है रेंज, पावर रेंज रेस्पीड है भाई, रेंज कहां से कहां तक है r-2/3, क्या दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है। अब एक नंबर भी तो होगा मैं, क्या बराबर है, नहीं है। तो भैया सीधी बात है, रेंज
अब बराबर नहीं है, क्यों सोच रहा है भाई? रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, एक भी एलिमेंट मिस कर जाए तो भैया गणित में मना कर देते हैं। ठीक है, हाँ गणित है भाई ये। तो भाई साफ साफ दिख रहा होगा रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ये फंक्शन तेरा ऑन टू नहीं है। बात सही है, ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, इसका मतलब ऑन टू नहीं है। तो ऑप्शन ए तो हो गया, ये हमारा 1 1 तो निकल गया था। ये नॉट ऑन टू है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? ऑप्शन बी बोल रहा है, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? अच्छा डी क्या बोल रहा है? डी क्या बोल रहा है? डी डी वाला क्या बोल रहा है? नॉट बाइजेक्टिव, नॉट बाइजेक्टिव, नॉट। अच्छा बाइजेक्टिव क्या होता है? बाइजेक्टिव होता है जो फंक्शन वन 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 होता है और ऑन टू होता है। बाइजेक्टिव क्या होता है? जो फंक्शन वन वन भी होता है और ऑन टू भी। ठीक है, हाँ। नॉट बाइजेक्टिव क्या होगा? दोनों में से कोई एक कहानी क्या कर जाए, गलत हो जाए। जैसे सवाल ये, इस सवाल में देखेगा ये फंक्शन वन वन तो है बट ऑन टू नहीं है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव नहीं है मतलब ये वाली बात तो क्या है तेरी, सही है। क्या है तेरी बात, सही है। इसका मतलब गलत बात क्या है? गलत बात ये है, गलत बात ये कह रहा है। मतलब हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा? हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है? ये हमारा फंक्शन, हमने क्या प्रूफ करा? ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है, लेकिन यहां क्या बोल रहा है कि ऑप्शन ऑन टू है। अबे समझ में आ गई नहीं है ये बात? अबे गोड़ू, आ गई, सबके आ गई भाई, आ गई, मैंने मान ली। अब इसमें दिमाग लगा दी ऑप्शन में। दिस इज क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, सही नहीं है, तो सही मतलब ऑन टू नहीं है भाई ये। हम क्या बोल रहे हैं? ऑन टू नहीं है, लेकिन सामने वाला क्या बोला? ऑन टू है। ऑन टू थोड़ी है भाई ये। बस ऑप्शन क्या हो जाएगा? पेपर में आ गया तो ऑप्शन बी लगा के आना है। गधे मैं बता रहा हूं, नॉट ऑन टू मत लगा के आ जाना, नॉट ट्रू की बात कर रहा है। सही बता रहा हूं, कुछ जाओगे बता रहा हूं, पेपर ऐसा होना चाहिए 8 मार्क्स में, एकदम तबाही वाला। ठीक है, हाँ। वीडियो कमी पड़ रही है, इफेक्टिव वीडियो पड़ी हुई, इन्हीं को कर ले, बार बार खुद प्रैक्टिस कर ले, मैं बता रहा हूं। 6 6 7 7 घंटे की जो वीडियो पड़ रही है ना यूट्यूब पे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा भाई, मैं गुस्सा हो जाऊंगा। हाँ भाई, वो कर ले तू चुपचाप, बहुत है। तू प्रैक्टिस कर, तू हाथ घिस भाई, बैठ अपनी चेयर, टेबल चेयर पे बैठ के, जब तो तू हाथ नहीं घिसेगा, कोई माइका लाल नहीं है जो तेरे को दिमाग में पेपर बढ़िया करा जाए। ध्यान रख, तू बैठ, तू पेपर का पेज पेपर खा लेकर, तब देख तेरा पेपर कितना बढ़िया होगा। सबसे भयंकर और चैलेंजिंग बात बोल रहा हूं भाई, जो तेरे को कोई नहीं बोलेगा पूरे यूट्यूब पे, और हो सकता है तेरे को ये बात कड़वी भी लग जाए। ठीक है ना? क्योंकि तुम्हें, कई सारे बच्चों को तो ऐसा चाहिए होता है कि हाँ वो पढ़ पढ़ किसी के सामने वाले को देख देख के होशियार हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो फिर तो बेटा सभी होशियार हो जाते ना, देख देख के होशियार हो जाते। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। जब तक आप इसे पिन नहीं दोगे ना, जब तक इसे पिन नहीं दोगे, जब तक आप हाथ से नहीं करोगे, तब तक दिमाग चीजें सीखेगा नहीं। ठीक है? और जब आप इससे पेन देने लगे और एक बार कंफर्ट हो गया पेन में मजा आने लग गया, तो यकीन कर भाई कुछ भी काम तेरे लिए कठिन नहीं है। जो आप बोलते हो ना हल्के हल्के सवाल के भैया ये वो, कुछ नहीं अटकेगा, आप लाइफ में निकल जाओगे भाई। ठीक है, इसीलिए मैं अभी भी, मैं स्टार्टिंग में बोला था, अभी भी मैं बीच में बोल रहा हूं कि ये एक छोटा सा, छोटा क्या बहुत बड़ा रीजन है वीडियो कम लेके आने का, क्योंकि आप ज्यादा करो। बहुत पढ़ चुका है कंटेंट भाई, बहुत कंटेंट पढ़ चुका है, टॉप 200 लगा दिए, समर्पण सीरीज में ठीक ठाक सारे कंसेप्ट बता दिए, कुछ नहीं छोड़ा भाई, सब बता दिया मैंने तेरे को। अब मैं कहां में कहां तेरे को बताए चलूं? जब मैंने बोला इमेज वाला क्वेश्चन मैंने अभी भी टॉप 200 वाले में भी कराया, समर्पण सीरीज में भी कराया, बट क्या करूं तेरे लिए? दोबारा क्वेश्चन नहीं कराने लग जाऊं? नहीं ना, गलत है ना ये। क्यों कराऊं भाई? तू कर अपने आराम से, वही पढ़ा है, देख उन्हें बार बार क्वेश्चन देख, सारे कंसेप्ट कवर है, सारी चीजें कवर है उसमें, सब बढ़िया चलेगा, 100% तेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। बस तू खुद पे भरोसा कर, तू अपनी मेहनत कर। मान ले कि 20% टीचर का होता है और 80% तेरा होता है, जब तक तू इस रेशियो पे कायम रहेगा, यकीन कर तेरे को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बड़ी बात बोला मेरे छोटे लड्डू गुड्डी, आप पढ़ाई करो मस्त तरीके से, खुद आप सेल्फ स्टडी करो, ज्यादा से ज्यादा खुद करो, क्योंकि 6 घंटे का लेक्चर होता है ना। मैं किसी की आप, मैं देखो, मैं नॉर्मली भाई एकदम छोटे भाई की तरह समझा रहा होता हूँ भाई, तो अभी 2 मिनट में ही बात सुन ले, बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में चैप्टर पे। अगर 6 या 7 घंटे का कोई भी लेक्चर होता है ना, तो 6 7 घंटे का नहीं होता, वो पूरा आप मान के चलो 12 13 घंटे में खत्म कर पाओगे इसे आप, यकीन करो। क्योंकि आप 6 घंटे तो लगातार बैठ नहीं सकते, 2 2 घंटे में बैठोगे, फिर दिमाग भी लगाओगे, सब चीजें करोगे, तो आप कब पढ़ोगे? ठीक है, मेरे हिसाब से वही बात है, मैं इफेक्टिव चीजें लेके आता रहूंगा, जो जो मेरे काम की लगेगी वो मैं अपने हिसाब से लेके आता रहूंगा मेरे छोटे भाई। ठीक है, तो आप मेरे पर भरोसा करो, बाकी सारी चीजें आप करते रहो, बार बार समर्पण टू टॉप 200, और बाकी आप प्रैक्टिस भी करते रहो। मैं हमेशा से काफी साल, मतलब साल तो नहीं, 3 4 महीने से, 2 3 महीने से बोल रहा हूँ, पीवाईक्यू की बुक ले लो, पीवाईक्यू की बुक ले लो, तुम्हारे कान पे जू नहीं रहेगा भाई। अब देख ले भाई, सवाल देख ले अच्छे तरीके से, अब मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, मैं सीधे क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराया जाऊंगा, तू क्वेश्चन पे क्वेश्चन देखता चला जा। ठीक है, बात सही है, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है मैं आर इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी। ठीक है, अब ये देखना, एक सेट दे रखा है, सेट एबीसी, एंड रिलेशन दे रखा है ए कोमा बी कोमा सी। तब तेरे से बोला चार ऑप्शन दे रखे हैं कि भैया रिफ्लेक्सिव बनेगा अगर इसमें ए कोमा ए ऐड कर दूं। किसमें ए कोमा ऐड कर दूं? इस रिलेशन आर में ऐड कर दूं। सिमेट्रिक बनेगा यदि यदि इफ बी कोमा ए इसमें क्या कर दूं? ऐड कर दूं। ओके। ट्रांजिटिव बनेगा यदि इसमें ए कोमा सी ऐड कर दूं। चार ऑप्शन तेरे को सामने दे रखे हैं। हाल मतलब बहुत सिंपल सवाल है, कर ले भाई तू ही करिए सवाल को, वीडियो पॉज कर तू कर सवाल को। ठीक है, मैं एक बार समझा देता हूं, सुन। ए कोमा बी है, इसमें बी कोमा सी है। अब भाई तू मेरे को ये बता, सुन तो सही, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं भाई, जल्दी से समय से पहले, मतलब मिनट से पहले, सेकंड के बाद सवाल खत्म कर दे भाई। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, बात खत्म। इतनी भाई सबको पता होगा। सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए ए कोमा बी है तो उसका उल्टा होने के लिए बी कोमा ए और सी कोमा बी होना चाहिए, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, सिमेट्रिक होगा, ये वाला ऑप्शन गलत है। ये ऐसे ही हो गया सवाल, बिना कुछ करे। जरूरी नहीं है हम इसमें दिमाग लगाएं। हो गया ना भैया, जब सिमेट्रिक होने के लिए इसमें बी कोमा ए भी करना पड़ेगा, सी कोमा बी भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो, ऑप्शन थर्ड हो गया इसका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब ए कोमा बी है एंड बी कोमा सी है, तब इसमें क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव होने के लिए ए कोमा सी होना चाहिए। बात खत्म। उम्मीद करता हूं तेरे सवाल समझ में आ गया होगा। इतना ही समय है, सवाल है सब सवाल, इतना ही समय है सवाल को समझाने में। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं सवाल तेरे समझ में आया होगा। ऑप्शन इसका थर्ड है। आगे बढ़ रहे हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ने भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल दे रखा है गिवन सेट ए 3 4 5, एक सेट दे रखा 3 4 5। तब तेरे से पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है? तब तेरे से पूछ रहा है कि ये रिलेशन कब आइडेंटिटी रिलेशन होगा, कब आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो भाई साहब आपके मन में बताओ, चार ऑप्शन एक बार देखो, चार ऑप्शन देखो फटाफट से गौर पे। आपके अंदर की जो भयंकर वाली जो आवाज है, जो आपके दिल के सबसे कोने से निकलती है, ठीक है, उस आवाज का इस्तेमाल करके मुझे बताओ कि इसका ऑप्शन क्या होने वाला है। जल्दी से बताओ। दिल के सबसे अंतिम छोर की जो आवाज होती है, वहां से एकदम आनी चाहिए आवाज। कितने बच्चों का ऑप्शन क्या आ रहा है? जिन बच्चों का ऑप्शन बी आ रहा है तो भैया वो ऑप्शन कमेंट सेक्शन में डाल देना। ऑप्शन बी है भाई। आइडेंटिटी पूछ रहा है, आइडेंटिटी के लिए ध्यान रखना, सुन मेरी बात, दो चीजें होती है, एक तो होता है रिफ्लेक्सिव और मतलब रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी थोड़ा सा मतलब सिमिलर चीजें होती हैं। सुन ठीक है, आइडेंटिटी के लिए सारे एलिमेंट होने चाहिए 3,3 4,4 3,3 4,4 5,5। ठीक है, और कुछ नहीं भैया, ये है आपका कहानी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा सोचना नहीं है, पेपर में आ जाए तबाही तरीके से आंसर लगा के आ जाना। अंदर की भयंकर आवाज बोल रहा होगा 5,5 3,3 4,4 में, इसमें देखो 4,4 5,5 मिसिंग लग रहा है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। इसका ऑप्शन क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं सबका आंसर बी आ रहा होगा। तुक्का भी मारोगे तो भी बी लगा के आओगे। ठीक है, अब दिमाग चलता है ना पेपर में तुक्का मारने के लिए भी। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल एकदम बैठ के आगे एकदम लगा के आगे चल बी लगा दिए इसका, ऐसा थोड़ी होता। तमीज से लगाए जाते तुक्के भी। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, उम्मीद है करता हूं बात तेरे और तेरे दिमाग में सवाल चला गया होगा। तुक्का भी जो भी है भाई, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दे रखा है? एनी रिलेशन विच इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कोई भी रिलेशन है, सुनना मेरी बात गौर से, कोई भी रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तब उसको क्या बोलेंगे? मतलब एक कोई भी रिलेशन है विच इज, जो कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। ठीक है, तब इनमें से चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो अच्छा, ऑप्शन पहले जो जो आपको नजर आ रहा है, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, कैसे टारगेट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, अगर आप गलत ऑप्शन निकालते चले गए ना तो सही ऑप्शन पे भी पहुंच सकते हैं। सही आंसर पता है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर कंफ्यूज हो आप, है ना, एकदम थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउट है आपको, तो एक काम करो, गलत ऑप्शन निकालना स्टार्ट करो। गलत ऑप्शन कैसे? देखो, ये तो समझ में आ गया ना, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तब। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखे है ना, तो क्या क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ना? इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या होता है? अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस तभी होता है जब रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो। तो ये तो ऑप्शन आंसर होगा नहीं आपका। ठीक है, अब एक बात बताओ, सुन मेरी बात, मतलब अब आपके पास तीन ऑप्शन बचे हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है भाई किसी को? नहीं है। अब एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, खुद ही मेरे को आप जवाब देना। ठीक है, अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है, अगर कोई रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, आपने सवाल करे होंगे अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, क्या वो रिलेशन जरूरी है कि रिफ्लेक्सिव हो ना? कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और जैसे मैंने ये बोल दिया ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो सारे बच्चों के दिमाग में आंसर तो कौन गया कि भैया ऑप्शन तो होगा सी। ठीक है, लेकिन चीजों को सीखो पहले। ठीक है, अब बहुत जैसे मैं कोई भी आंसर बना सकता हूं, तो हो सकता है वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, सॉरी सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो जरूरी थोड़ी है वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, नहीं हो सकता भाई, गारंटी थोड़ी है रिफ्लेक्सिव हो ना। तो ऑप्शन तो हो गया, आंसर तो हो गया इसका सी। ठीक है, तो बिल्कुल आप आंसर सी हो गया तो भाई करेक्ट आंसर ही निकाल दो, बस बात खत्म। आगे बढ़ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें और क्या समझाना, बात समझ में आ गई, मे नॉट बी रिफ्लेक्सिव। ठीक है,
आगे बढ़ रहे हैं भाई, उम्मीद करता हूं सवाल तेरे समझ में आया होगा। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखा, सवाल ऐसे ही हो जाते हैं, पर नॉलेज होनी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए बस। ठीक है, आपकी नॉलेज काम कर रही होगी यहाँ पे जो आप सीख के आए हो। अगर खाली ये दिमाग के बैठा, मतलब जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उसके बाद जल्दी पकड़ में नहीं आएगी भाई। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई आगे सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, देखो भाई एक रिलेशन दे रखा है और उसका सेट दे रखा है, सेट 1 2 3, ठीक है। और रिलेशन देके चला गया R1 2, ठीक है। यही है रिलेशन भाई तेरा 1 2 जो भी है यही है सब कुछ, ठीक है। उतार ले भाई, ठीक है। 1 2 ये रहा भाई। अब तेरे से पूछ रहा है क्या, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। मैंने तेरे से बात बोली क्या, जो भी गलत है ना वो निकालता चला जा, ठीक है। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा ना भैया, रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल नहीं होगा सिमेट्रिक, ठीक है। क्या ये सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1 2 है, 2 1 नहीं है। तो बताओ ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। इक्विवेलेंस तो है ही नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए क्या बनना चाहिए था, इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिविटी ट्रांजिटिव बनना चाहिए था। लेकिन अब सपोज कर यहां पर ऑप्शन इक्विवेलेंस ना होके सपोज कर नन ऑफ दीज लगा देता, तब तुम्हारी ना बैंड बच जाती। बहुत सारे बच्चे नन ऑफ दीज पे लगा के भागाते। मैं 100% बोल रहा हूं, 100%। अपनी अंतरात्मा से पूछो किन किन का बिल्कुल दिमाग में बात आई कि हाँ भैया मैं तो नन ऑफ दीज पे लगाता था। सुनना मेरी बात, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन तो इसका सी ही होगा, ट्रांजिटिव, ठीक है। आप बोलोगे भैया 1 2 यहां तो चेक ही नहीं कर रहे। भाई सुन मेरी बात, मैं जब समर्पण देख, मैं बार बार समर्पण क्या बोला हूं कि सब खत्म है मेरे भाई, समर्पण में कुछ है ही नहीं, ठीक है। मैंने तेरे को वहां पे एक बात बताई थी, अगर खाली 1 2 तेरे को दिख रहा है, अगर खाली 1 2 दिख रहा है, मतलब हम ट्रांजिटिविटी कब चेक करते हैं, ट्रांजिटिविटी तब चेक करते हैं जब हमारे पास A B दिखे एंड B C दिखे, तब हम बोलते हैं कि बेटा अब चेक करो ट्रांजिटिव, ठीक है। अब चेक करो कि ट्रांजिटिव, मतलब इसमें आप चेक करो कि A C है कि नहीं है। अगर खाली में A B तेरे को देख के भाग गया, A B तेरे को देख के भाग गया, अब नहीं है भैया बोल दे एक्सेप्शन। याद है, मैं शब्द भूल गया था, एक्सेप्शन, ठीक है। एक बच्चे ने बोला था कमेंट, भैया एक्सेप्शन होता है, भाई मेरे को याद है, ठीक है। मेरी याद बहुत अच्छी है भाई, सुन, ठीक है। हाँ तो सुन, अगर खाली A B है इसमें, ध्यान रख, उसमें ट्रांजिटिव चेक ही नहीं करना, वो पहले से क्या निकल जाता है, ट्रांजिटिव निकल जाता है। एक्सेप्शन बोल ले गणित की लैंग्वेज में बात समझने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, ठीक है। तो भैया ध्यान रखना, सवाल है आपके रिलेशन एंड फंक्शन के, तगड़े तरीके से आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देख सवाल क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2। इस सवाल को तू कर ले भाई, तू करे सवाल को जल्दी से पहले। अब कर ले भाई, कर ले, मैं नहीं करा रहा, इसका सॉल्यूशन बता, ठीक है। भैया मैं वीडियो छोड़ के भाग जाऊंगा ये यारा बंद में बात, ठीक है। और कराओ ये। अबे भाई ये सवाल काफी आसान है, और मतलब जो आसान भी करा रहा हूं, और बढ़िया सवाल भी तू देख के आ चुका है। रिलेशन फंक्शन मैंने कैसे सवाल कराए, मस्त सवाल थे, ठीक है। यहाँ पर मैं वो सवाल भी कराऊंगा जो एज ए डे 1 नंबर में आ सकते हैं, सवाल पूछ सकता है तेरे से 1 नंबर में, तो ये सवाल भी तो कराऊंगा ना मैं तेरे को, ठीक है। ये तो सवाल इसी, क्योंकि ये बहुत बेसिक सवाल है। अगर आपको एनसीईआरटी में आईटीएफ की बात करूं तो सबसे बेसिक सवाल यही होते हैं, ठीक है। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूं भाई तेरे से कि ये सवाल तू कर ले, ठीक है। देख भाई tan इनवर्स 1 फटाफट से बता, मैं सीधे लिखूंगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कितना होता है भाई, π/4 होता है, ठीक है। अब cos इनवर्स माइनस 1/2 क्या होता है, जल्दी से बताओ, cos इनवर्स माइनस 1/2। अच्छा, कितने बच्चों का π/3 आया और कितने बच्चों का 2π/3 आया। जिन बच्चों का 2π/3 आ रहा है वो एकदम करेक्ट है भाई, ध्यान रखना। रेंज और डोमेन ढंग से याद होनी चाहिए, सबको मैं बता रहा हूं ढंग से। हो सकता है आपसे 6 फंक्शन आपको दे रखे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेकंड इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेकंड इनवर्स, जो भी है भाई, सबकी डोमेन रेंज अच्छे से होनी चाहिए, दिमाग में डीएनए में शामिल हो जानी चाहिए अब तक भाई, एकदम भाई साहब भयंकर तरीके से, ठीक है। डोमेन रेंज याद होनी चाहिए सबको, ठीक है। चलो भाई, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 कितना होता है, 2π/3 होता है। अब इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि होता है। एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 लोगे तो 3π आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, ये आ जाएगा 8π। 8π मतलब कितना आ जाएगा, 11π/12 आपका सही आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल दे रखा है द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2। आपका मन कर रहा है ना कि भैया 1 सेकंड रुक जाओ, हम कर ले पहले सवाल, ठीक है। मैं नहीं कर ले तू सवाल, 10 सेकंड का गैप दे रहा हूं, मैं तो समझा रहा हूं, तू कर ले पहले, ठीक है। और अपना और एक बार मेरा आंसर मैच कर लियो, ठीक है। चल भाई फटाफट देखते हैं सवाल को। tan इनवर्स, देख फटाफट, tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2। √3/2 की वैल्यू क्या होती है, cos π/6, यही होती है ना, cos π/6। cos से cos खत्म हो गया, समझ में आया, हाँ बिल्कुल भैया। 2 sin cos से cos खत्म हो गया, कितना बचा, 2 × π/6। ओके बेटा, ओके भैया। तो यहां से कितना बचेगा, यहां से कितना बचेगा, tan इनवर्स कितना बचेगा, tan इनवर्स 2 sin, ये खत्म हो जाएगा तो 2 sin π/3 बचेगा, π/3। ओके, तो यहां से 2 sin π/3 की वैल्यू क्या होती है,
√3/2, ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 सबको समझ में आ जाना चाहिए, π/3 होता है, मतलब ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट है। इसमें कोई ज्यादा समझाने वाला कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल दे रखा था प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 9π/8, ठीक है। इसकी क्या बतानी, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी। देखो दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक तो खतरनाक ही होते हैं और एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो खतरनाक क्या करेंगे, खतरनाक करते हैं भाई ये tan से tan कटा, वो तो लगा देते हैं ऑप्शन डी बिना सोचे समझे। जब कुछ समझ में नहीं आता उन्हें तो भैया ऑप्शन लगाते हो डी, सॉरी, ठीक है। ये ध्यान रखियो, जिन्होंने डी लगा दिया ना बिना सोचे समझे, भैया वो गलती कर रहे हैं सवाल में। डी ऑप्शन इसका नहीं होगा। जिन्हें समझ में नहीं आता वो डी लगा के आते हैं, कुछ भी नहीं करके वो डी ठुक के आ जाते हैं। तो समझ लेना सवाल ढंग से। ये tan मैं आपको समझाया भी था कि ये tan और ये tan बस तभी कैंसिल आउट होते हैं जब मैंने आपको एक कंसेप्ट कराया था, कौन सा, जो टॉप 15 इंपोर्टेंट कंसेप्ट की एक वीडियो बनाई थी, मैंने वहां पे समझाया था, ठीक है, कि कौन कौन से पूरी 12th क्लास में कौन कौन से चैप्टर के जो कंसेप्ट है वो इंपोर्टेंट है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा वो लिंक, ठीक है, देख लेना भाई, ठीक है। हाँ, अब ये सुनोगे ये tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट क्यों नहीं होता, क्योंकि भाई ये वाली जो चीज है, ये जो एंगल बैठा है वो इसकी रेंज में नहीं है। रेंज क्या होती है tan इनवर्स की, -π/2 से +π/2। ओके, मैंने कि हाँ बेटे, अब पहले इसके रेंज में लेके आया जाएगा। रेंज में अगर मेरे भाई लड्डू लेके आएंगे तो रेंज में लेके आएंगे तो tan 9π/8 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं π + π/8। देख लेना बेटा, देख लियो कितना आ जाएगा tan इनवर्स। tan π + π/8 कितना होता है, π/8 ही होता है। कितना होता है, π/8 होता है। कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, सब बढ़िया चल रहा है। खत्म, ये tan से tan क्या हो गया, खत्म। अब π/8 में देखूंगा तो π/8 को अगर मैं काटूंगा, हाँ ठीक है, बढ़िया, सही है, सब सब शानदार। ये tan से tan खत्म हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि π/8 जो होगा tan इनवर्स की रेंज में होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। बात सही है, ये तभी कैंसिल आउट होते हैं, ये समझ में आ गया। tan π + थीटा, tan π + थीटा tan थीटा होता है। बहुतों को ये कंफ्यूजन हो गया होगा, बस बताते नहीं है। tan π + थीटा कितना होता है, प्लस का tan थीटा होता है। बात क्लियर है, उम्मीद करता हूं ये सवाल तेरे समझ में आया होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है sec tan इनवर्स y/3, ठीक है। सही ऑप्शन बताने इसमें से कैसे, मतलब कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। चलो भाई देखो, जो sec होता है ना वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। ध्यान रखना, सवाल को करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। sec जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। जो tan इनवर्स होता है वो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। ये TF ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये तेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ध्यान रखियो, जब भी भाई ये सवाल वैसे तो कम चांसेस है आने के, लेकिन अगर आ जाता तो कैसे हैंडल करना वो भी देख ले। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बैठे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या बैठे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बैठे, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या मान लियो मेरे भाई, थीटा मान लियो। क्या मान लियो, थीटा मान लेना, ठीक है। थीटा मतलब tan इनवर्स y/3 इक्वल टू क्या मान लियो, थीटा मान लियो। क्या मान लियो, थीटा, ठीक है। तो y/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। इतना बेस्ट भाई, गौर से सुन लियो मेरी बात, ठीक है। ITF वाले को मतलब अंदर वाले को थीटा मान ली, तो मान लिया मैंने tan इनवर्स y/3 इक्वल टू थीटा मान लिया, तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, y/3। अच्छा, tan थीटा का मतलब होता है, tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर y हो गया, बेस इसका 3 हो गया, तो पाइथागोरस लगाएगा मेरे भाई। जब पाइथागोरस लगाएगा तो कितना आ जाएगा, y² + 9 आ जाएगा। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा तो y² + 9 आ जाएगा। अब एक बात सोच, हमें ये खत्म करना है, ये क्या करना है, सेक उड़ाना है। यहां से क्या उड़ाना है, सेक, क्योंकि चार ऑप्शन तू देखेगा इस तरीके से चार ऑप्शन दे रखे हैं। सेक उड़ाना है। सेक का मतलब क्या होता है, हमेशा ध्यान रख, सेक का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्योंकि सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बस। तो यहां से ये है, तो tan थीटा y/3 है, तो इसके अकॉर्डिंग जब सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा तेरा अंडर रूट y² + 9/3, √y² + 9/3। वैसे चाहे तो तू यहीं से आंसर बता सकता है कि ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ठीक है। लेकिन हमें तो सॉल्व करना है ना, ऑब्जेक्टिव में तो भाई इतना बता देते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा बस यहां से लिख के, ठीक है। हाँ, ये सेक है। अच्छा एक बात बता, सेक थीटा बराबर ये है, ओके। थीटा बराबर अगर तू थीटा ये देखेगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक इनवर्स अंडर रूट में y² + 9/3, ओके। हाँ, अब एक बात बता, tan वर्स y/3 को तूने इसको किसके बराबर माना था, थीटा। ये तो प्रॉपर तरीके से कर रहा हूं सवाल, नहीं तो ऑप्शन तो बी हो गया, बी पे टिक लगा के आगे बढ़ जाना, ठीक है। अब पूरा एक बार समझाने के लिए बता रहा हूं, थीटा बराबर ये भी थीटा ये भी थीटा, तो मतलब ये वाला टर्म जो होगा इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो tan इनवर्स y/3 किसके बराबर होगा, सेक इनवर्स किसके बराबर भाई, y² + 9/3। तो भाई एक बात है, ये tan इनवर्स y/3 इसके बराबर है, तो कितना आ जाएगा, सेक
सेक इनवर्स कितना आ जाएगा, अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस 9/3। ये सेक सेक आपस में खत्म, तो कितना आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 9/3। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 9 लिख लिया, 9 प्लस वाई स्क्वायर लिख लिया, एक ही बात है। हाँ एकदम सही कराना मैंने भाई, हाँ बिल्कुल सही करा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही है। y/3, हाँ बिल्कुल सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस सवाल से समझ में आया होगा। उम्मीद बढ़ रहे आगे बढ़ रहे हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ रहे हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है सवाल में आपसे, डोमेन ऑफ द साइन इनवर्स 3x-1। इस सवाल का क्या पूछा है, डोमेन। चलिए भाई सवाल को आगे बढ़ाते हैं अच्छे तरीके से। 3x-। अब एक बात सोच मेरे भाई, डोमेन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 से लेकर 1। तो यहां क्या है तेरा 3x-1, याद कर। एक्स की जो साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो कहां से कहां तक होती है, वो होता है जो एक्स होता है वो कहां से कहां तक होता है, -1 से लेकर 1 होता है। ठीक है, हाँ यहां पर एक्स की जगह कौन बैठा है, यहां पर एक्स की जगह बैठा 3x-1। तो 3x-1 भाई कहां, 3x-1 कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए। यहां में ये सब खत्म करना है तो क्या करेंगे, बता क्या करेंगे, 1 1 ऐड कर देंगे। 1 यहां ऐड करूंगा, 3x-1 यहां ऐड करूंगा 1, और यहां पे ऐड करूंगा। ये 1 1 आपस में खत्म हो जाएगा, ये 0 बचेगा, और ये 1 1 भी आपस में खत्म, ये 0 हो जाएगा। यहां कितना आ जाएगा 2। अब x निकालना, तो x निकालने के लिए 3 से डिवाइड लगा दे, 3 से डिवाइड, इतने पे ही आंसर तेरे को समझ में आ जाना चाहिए कि ऑप्शन डी होने वाला है करेक्ट। ठीक है, पूरा आंसर नहीं सॉल्व करते मेरे भाई ऑब्जेक्टिव में। 0 से 2/3, ऑप्शन डी एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखियो बहुत तेजी से तेरा हाथ चलना चाहिए, और आधी जर्नी से ही क्वेश्चन का तेरे को आंसर दिख जाना चाहिए। यहां से आइडिया लगाया, ओके ए बी सी का कोई मतलब ही नहीं है, ऑप्शन 3 नीचे आने वाला है, तो ऑप्शन डी आपके एकदम सही है। समझ में आया होगा सवाल, ये जल्दी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने होंगे भाई। उम्मीद करता हूं सवाल आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की। ठीक है, हाँ और ए आई जे इक्वल टू हमें दे रखा है आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। तब हमसे पूछ रहा है कि जो मैट्रिक्स है कौन सी मैट्रिक्स होगी। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, यूनिट वेक्टर, यूनिट मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक काम करो भाई, एक मैट्रिक्स बनाओ 2x2 ऑर्डर की। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कैसे बनेगी, a11 a12 a21 a2। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। अब सारे एलिमेंट की वैल्यू निकाल दो। ए आई जे आपको क्या दे रखा है, ए आई जे दे रखा है ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। अब एक बात देखो, a11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a11 मतलब आई की जगह वन रखोगे जे की जगह वन रखोगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, a12 की वैल्यू निकालो। a12 मतलब आई की जगह वन रखोगे जे की जगह 2 रखोगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब कितना आ गया, 1 माइनस 4 कितना आ गया, -3। ओके भाई, a21 बताओ, a21 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 आ गई। और a22 डालोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया तो 0 आ गया। सही है, तो सारे एलिमेंट की वैल्यू आ गई, यहां डाल दो उठा के मैट्रिक्स में। जब यहां डालोगे तो कितना आ जाएगा, 0 -3 3, और ये कितना आ जाएगा 0। उम्मीद है आप इस मैट्रिक्स के बारे में बताओ कौन सी मैट्रिक्स है, बताओ जल्दी से। मैट्रिक्स कौन सी है भैया, स्क्यू सिमेट्रिक है। क्यों, क्योंकि मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट के आगे 0 आ गए। नहीं तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपको क्या याद होना चाहिए, अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता था, माइनस ही होता था। इसका ट्रांसपोज करोगे तो ए ट्रांसपोज करोगे तो कितना आ जाए, 0 -3। उम्मीद है 0 3 भाई बात समझ में आ रही होगी। इससे आगे मत सॉल्व करा, इससे आगे तू कर सकता है बिल्कुल। ठीक है, और पेपर में भी तो कितना ही जल्दी आंसर सोचना होगा, यहीं से आंसर सोचना होगा तेरे को डायरेक्ट, यहां से नहीं कि पेपर में चेक करते फिर रहा है भाई। ऑप्शन डी, टाइम बचाना है 20 क्वेश्चनों में, मैं बता रहा हूं सारा खेल टाइम का है मेरे भाई। 20 मिनट में भाई 45 मिनट मतलब लगा दियो, कई बार हो जाता है मेरे भाई। बच्चों की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, अलग बच्चों की स्ट्रेटेजी होती है भैया, बच्चे लास्ट में क्वेश्चन करते हैं, लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं भाई। वो आपका मैटर कभी भी करो, लेकिन पेपर में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। पेपर में कुछ भी ऐसा नहीं दिखे जो आप छोड़ के आ गए, मतलब उस वो आपने क्वेश्चन ट्राई नहीं करा, वो सबसे बड़ी गलती हो जाती है। ट्राई करना, पूरा दम लगाने के बाद छूटा कोई बात नहीं, चलता है, पेपर है तो एक का सवाल छूटता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चे पहुंच ही नहीं पाते वहां तक कि भैया मैं क्वेश्चन ट्राई नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिला मेरे को। ये सबसे बड़ी गलती होती है, बस ये गलती मत होने दियो पेपर में। ठीक है भाई, स्पीड से करियो, प्रैक्टिस कर घर पे जितनी कर सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सवाल तेरे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल दे रखा है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट, जो ए बी बराबर है, ए बी बराबर आपको ए दे रखा है और बी ए बराबर क्या दे रखा है, बी दे रखा है, तब आपको वैल्यू बतानी है बी स्क्वायर। ये सवाल बेहतरीन सवाल है, ये सवाल वाकई बेहतरीन अच्छा सवाल है। ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी। अब देखो बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर का मतलब होता है बी इंटू बी। आपको बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है तो बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर होता है बी इंटू बी। अब यहाँ पे खेल खेलना आपको तगड़ा, कैसे बी इंटू बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बी इंटू। अच्छा यहां से देखोगे इस बी की वैल्यू किसके बराबर है, ये जो बी है पहला वाला बी की वैल्यू रख दो फटाफट से। अगर पहले वाले बी की वैल्यू रखोगे तो बी किसके बराबर है, बी ए के बराबर है। तो बी ए इंटू बी, आपने क्या करा यहां से उठा के बी की वैल्यू लिख। ओके हाँ, मैट्रिक्स में खेल ये होता है कि जो ए है
इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे अगर कोई मैट्रिक्स है ABC, हम ऐसे लिख सकते हैं भैया, ठीक है, एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है। हाँ, तो मैंने यहां पर ऐसे ऐसे लिख दिया B इंटू ए बी, मैंने इस A को इसके साथ लगा दिया, इस वाले B के साथ, ठीक है, इस वाले A को इस वाले B के साथ लगा दिया। अब यहां से जब तू देखेगा तो ये जो AB है, ये AB किसके बराबर है, ये AB किसके बराबर है, A के बराबर। तो AB की वैल्यू किसके आ गई, A के बराबर आ गई। और ये BA खुद किसके बराबर, तू देखेगा तो ये कितना बचा BA, और BA किसके बराबर है, B के बराबर है। तो यहां से तूने क्या देखा कि B स्क्वायर किसके बराबर है, B के बराबर है। B स्क्वायर किसके बराबर है, B के बराबर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन एकदम सही है। उम्मीद करता हूं ये सवाल तेरे समझ में आया होगा, बेहतरीन सवाल है, स्क्रीनशॉट ले ले, अच्छे से प्रैक्टिस करके निकल जा। आगे बढ़ रहे हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या दे रखी है, -2 दे रखी है, देन द वैल्यू ऑफ ए इंटू ए डैश के होल डिटरमिनेंट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, वेयर ए डैश इज ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, जो ए डैश है वो मैट्रिक्स ए का क्या है भैया, ट्रांसपोज है। चलो फटाफट से प्रॉपर्टीज लगाइए इसमें जल्दी से भाई। अगर मैं आपसे बोलूं, कंसेप्ट ध्यान रखना कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, उनके आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकलवाना, तो पहली बात ध्यान रखिए, डिटरमिनेंट का साइन जो होता है ना, वो इन दोनों को स्प्लिट कर देता है, ये प्रॉपर्टी होती है भाई डिटरमिनेंट की। ध्यान रखियो, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, बड़ा खेल कर देंगे तेरे साथ, ठीक है। अगर मैं बोलूं ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, बता चुका हूं डिटरमिनेंट जब आपको पढ़ा रहा था समर पाठ सीरीज में, ए और बी अगर दो मैट्रिक्स हैं तो भैया ए बी के होल डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी करके लिख सकते हो। यहां पर ए अगर कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसके ट्रांसपोज भी क्या होते हैं, मैट्रिक्स ही होती है ना। हाँ तो लगा भाई, तो इसे क्या लिख सकता है, ए इंटू ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अब एक और बात ध्यान रखें, यहां पे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या दे रखी है, -2। अगर मैं तेरे से बोलूं कि कोई मैट्रिक्स ए है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और मैं उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालता हूं, निकाल दी, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होती है उसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर होती है, ध्यान रखिए वाली बात। अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, ओके। अब तूने क्या करा, कोई मैट्रिक्स ए है उसके ट्रांसपोज मारा और उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली, तो भैया दोनों की डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। हाँ ध्यान रखना, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसके ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है, तो यहां पर ये जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है ये डिटरमिनेंट ऑफ ए रहेगा, ये भी डिटरमिनेंट ऑफ ए ही आ जाएगा। ध्यान रखना प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना दे रखा है, -2 दे रखा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए भी -2 दे रखा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी आ जाएगा। -2 इंटू -2 कितना आ गया, 4, मतलब ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। उम्मीद करता हूं ये प्रॉपर्टी आपके दिमाग में अच्छे से चली गई होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, भैया देख ले, राइट द वैल्यू ऑफ, तेरे को वैल्यू बतानी है 2a की डिटरमिनेंट की वैल्यू। फटाफट से देख, प्रॉपर्टी भी बताता हूं तेरे को साथ के साथ। तेरे को ये वाली प्रॉपर्टी याद है कि ए किसके बराबर होता था, k की पावर n, k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर होता था, k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर होता था, याद है। तो k की पावर डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर हुआ, ठीक है। चल अब यहां पे मैं लगाऊंगा 2a, क्या लगाया भाई 2a, तो 2a का मतलब कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ a, फंडा लगाया, कंसेप्ट लगाया, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, डिटरमिनेंट ऑफ a कितना रहेगा 4, तो 8 चौ कितना आ गया 32, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं ये सवाल तेरे समझ में आया होगा, सिर्फ प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपको दे रखा है ए क्यूब इक्वल टू आई दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, ए क्यूब इक्वल टू आई। तब तेरे से क्या पूछ रहा है, ए इनवर्स की वैल्यू पूछ रहा है। सवाल आसान है, देखो आसान सवाल भी करा रहा हूं और थोड़े से टिपिक मतलब जो थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं वो सवाल भी करा रहा हूं। अब ये चैप्टर ऐसा होता है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, यहां से आप यकीन मानिए कैसा भी सवाल आए आप कर जाओगे। वो थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग सवाल पूछेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट, लास्ट जो सवाल कराया था बस इन्हीं के रिगार्डिंग सवाल पूछेगा, आप इन्हीं को तैयार करके निकल जाएंगे, ठीक है भाई। और कंसेप्ट जरूर कर लेना कि कोई भी मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स कब होती है, रो मैट्रिक्स कब होती है, यूनिट मैट्रिक्स कब होती है, डायगोनल मैट्रिक्स, वो सारी चीजें आप अच्छे से करके निकल जाना भाई, ठीक है। अब देखो ए क्यू बराबर आपको क्या दे रखा है, ए क्यू बराबर आपको दे रखा है आई दे रखा है, ए क्यू बराबर क्या दे रखा है आई दे रखा है। आपसे पूछ रहा है ए इनवर्स, ए इनवर्स मतलब सीधा आप एक काम करो, बोथ साइड एक इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये करना है। बोथ साइड के अगर आपने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स, ए क्यूब को क्या लिख सकते हो, ए इंटू ए स्क्वायर, और ए इनवर्स इंटू आई। अब एक ध्यान रखना, अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो ये इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। और ए इनवर्स इंटू ए, याद करो ए इनवर्स इंटू ए, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और आप उसका ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भैया वो आई के बराबर आता है। ध्यान रखना ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट साथ के साथ ये सारे कंसेप्ट ही तो हैं जो बताए, यहां पे बताया, ये बताया ए स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आ जाएगा ए इनवर्स। फिर से भाई ये वाला कंसेप्ट लगेगा,
किसी मैट्रिक्स आई में किसी और दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो ए इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर के, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई सबके? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल दे रखा है, इस मैट्रिक्स ए, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ये, और जहां पे मैट्रिक्स जो एलिमेंट है वो 0 के बराबर नहीं, तब आपसे पूछा है देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछा है। एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू सीधा आपको अगर अच्छे से याद है तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है भाई, एडजॉइंट है ना, ध्यान रखना, आपसे क्या पूछ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। हाँ, जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर n-1। ठीक है, याद आया? और n क्या होता है उस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है भैया ये फॉर्मूला। अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसके एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर n-1। अगर यहां तू n कंपेयर करेगा तो जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर कितना है, उसका ऑर्डर है 3/3। उसका ऑर्डर कितना है, 3/3। तो n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। बस यहां कर ले क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल दे। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालेगा तो a 0 0 0 a 0 और 0 0 a। ठीक है, और एक काम करियो, ध्यान रखियो, अगर मेन डायगोनल के, सुन यहां पे हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। कैसे डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे कि ये मेन डायगोनल होता है, सबको पता है। मेन डायगोनल के सारे के, मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट अगर 0 हो या ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हो तो भैया ध्यान रख ले, सीधा आंसर आता है इन तीनों एलिमेंट का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये आंसर आ जाएगा, ए क्यूब आंसर आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए क्यूब। चाहे तो तू निकाल भी सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए क्यूब आ गई। और जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर कितना है, 3, तो कितना आ गया, ए क्यूब का होल स्क्वायर। ए क्यूब का होल स्क्वायर का मतलब कितना आ जाएगा, ए की पावर 6। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। फॉर्मूला याद होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर n-1। सही है भाई लड्डू गुड्डी, बात समझ में आ रही है सबको, 1 to 1 अच्छा लग रहा है ना, हर एक सवाल बढ़िया जा रहा है आपके सामने, तैयार करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये भी अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इस क्वेश्चन का हर एक ऑप्शन जो है बहुत यूजफुल है भाई, और हर एक क्वेश्चन, हर एक ऑप्शन अपने आप में बहुत कंसेप्चुअल ऑप्शन है। बहुत अच्छे से आपको ऑप्शन समझने पड़ेंगे, हर एक ऑप्शन में आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि देखो आपसे बोल रहा है ना इसमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलिए साहब स्टार्ट करते हैं। ए और बी दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिनका इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। जिनका इनवर्स क्या करता है भाई, एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए ध्यान रखना, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब उनके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। ध्यान रखना, ये कंसेप्ट है भाई धुआंधार वाला, बढ़िया कंसेप्ट है, ध्यान रखना। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। ठीक है भाई, अब एक बात देखिए, पहला ऑप्शन बोल रहा है, क्या पहला ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है, आप देखना। ठीक है, आपको फॉल्स ऑप्शन ढूंढना है। आपको दे रखा है पहले ऑप्शन से एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कितना दे रखा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और कितना दे रखा है, ए इनवर्स दे रखा है। क्लियर है? हाँ। अब एक बात बताओ, डिटरमिनेंट ऑफ ए तो अपने आप में एक वैल्यू होती है, तो यहां से जब आप देखोगे ए इनवर्स कितना आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। इस डिटरमिनेंट ऑफ ए को नीचे भेज दिया, इसके नीचे एडजॉइंट ए के नीचे। क्या ये आपने देखा है? हाँ, ये तो फॉर्मूला ही होता है भाई। किसका फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स निकालने का। ये तो फॉर्मूला ही है, इसका मतलब ये वाला पहला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है। मतलब ये आंसर नहीं होगा हमारा, क्योंकि ये तो हमसे क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो स्टेटमेंट क्या हमारा सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी देखिए, आपसे बोल रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। पहले इसको अच्छे से देखो। अगर आपसे बोलता है, यहां सुनना, यहां आपसे बोले, जैसे यहां लिख देता हूं मैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए को लिखने का ये तरीका भी होता है, बात ध्यान रखना, ये सारी चीजें काम की हैं बेटा। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हम लिखते हैं डिटरमिनेंट, इस तरीके से हम लिख देते हैं। सही है? हाँ। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ a-1। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये, क्या दोनों बराबर होते हैं भाई? बिल्कुल बराबर होते हैं। आप जो LHS है उससे आप ऐसे भी लिख सकते हो। ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, अगर इसके ऊपर पावर है और बाहर डिटरमिनेंट का साइन लगा हुआ है, तो ये जो पावर है, जो पावर -1 2 कुछ भी हो सकते हैं, तो बाहर आ जाते हैं डिटरमिनेंट के। सही है? यहां इस तरीके से, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका ठीक है। अब ऑप्शन डी पे आते हैं। पहले इसमें से ना जो जो आपको समझ में आ रहा है उस पे जाओ। ठीक है? हाँ, ऑप्शन डी क्या है,
ऑप्शन डी है आपका। आप जानते हो, जैसे इसे याद दिलाता हूं, हम जानते थे ना ए बी का ट्रांसपोज क्या होता था, ए बी का ट्रांसपोज होता था, याद करो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सेम होता है ए बी का इनवर्स। ए बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, मतलब ये रिवर्सल लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब ए बी का इनवर्स होगा बी इनवर्स ए इनवर्स, मतलब ये तीनों ऑप्शन तो आपके ठीक है। ए बी, ये ऑप्शन डी भी सही है भाई, बी भी सही है और ए भी सही। इस तरीके से आप छांटोगे, ये गलत है, कोई नहीं सकता। क्या ए प्लस बी का इनवर्स उनके अलग अलग बराबर होता है? नहीं होता भाई, ध्यान रखना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, जो कि गलत है भाई। ये वाली बात ट्रू नहीं होती। ए बी डी ये तीनों बात ट्रू है, ठीक है, और ऑप्शन सी जो है फॉल्स बात कह रहा है कि ए प्लस बी का जो इनवर्स निकालोगे ना, वो उनके ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स के बराबर नहीं आएगा। निकाल के देख सकते हो आप कोई भी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा इस तरीके के सवालों को, ठीक है भाई। चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से, लेकिन कंसेप्चुअल सवाल है, एक बार क्वेश्चन के ऑप्शन को गहरी निगाहों से देखना, ठीक है, अच्छे तरीके से देखना, जिससे आपको आंसर अच्छे तरीके से पता लग जाए। और कई बार सीबीएसई के क्वेश्चंस में ही उनके आंसर छुपे होते हैं। ऐसे खेलता है सीबीएसई, जानता है, हाँ, इस तरीके से खेलता है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं भाई कंटिन्यूटी के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रखा है हमें, द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। हमें ए और बी के बीच में रिलेशन बताना है, और यहां पर जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 3 पर, ठीक है। तब हमें ए और बी के बीच में क्या बताना है? अब देखो ये सवाल ऑब्जेक्टिव में ना, तो राइटिंग की चिंता नहीं करेंगे ना, स्टेप्स की चिंता करेंगे, सीधे आंसर निकाल देंगे। इसका शॉर्टकट बता दूं, शॉर्टकट क्या है? देखो शॉर्टकट ये है कि जब भी बोल के जाए ना कि फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है, जब भी फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है, तो आप जानते हो एलएचएल किसके बराबर होता है? सीधा आरएचएल के बराबर होता है। एलएचएल किसके बराबर होता है? आरएचएल के बराबर होता है। तो सीधे आपको क्या करना है? एक बार एक्स बराबर 3 यहां रखना है और एक बार एक्स बराबर 3 ऊपर रखना है, और दोनों को बराबर कर दो। ऊपर एक्स बराबर, ये शॉर्टकट बता रहा हूं, जल्दी आंसर आ जाएगा, 30 सेकंड के अंदर आपको आंसर दिख जाएगा। एक बार एक्स बराबर 3 यहां रखिए, ऊपर वाली जगह रखिए, रखोगे ना तो 3a प्लस 1 आ जाएगा। सीधे एक्स बराबर 3 रखो, और यहां पे भी एक्स बराबर 3 रखो, यहां रखोगे तो कितना आ जाएगा? 3b प्लस 3। सीधा ये करना भाई, ज्यादा नहीं सोचना, पेपर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो एक बराबर एक्स बराबर 3 यहां रखना, एक्स बराबर 3 यहां रखना, ये आरएचएल लेके चला जाएगा, ये एलएचएल लेके चला जाएगा, बस इतनी सी बात है भाई, ठीक है। अब यहां से कितना हो जाएगा? 3a, और ये कितना आ जाएगा? 3b प्लस 2। भाई साहब ध्यान रख लेना, एलएचएल आरएचएल निकालना सबको आना चाहिए। कोई बच्चा ये सोच रहा होगा भैया एलएचएल निकाल के दिखा दो, आरएचएल निकाल के दिखा दो, भाई सबको कूट दूंगा आके एक एक को वहां पे, क्योंकि अब टाइम नहीं है एलएचएल आरएचएल सीखने का, 4 दिन बाद पेपर है, ठीक है। अगर जो बच्चा सोच रहा है कि भैया एक बार दिखा दो, समझ रहे हो ना, गुस्सा हो जाऊंगा मैं। 3a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3b प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। 3, अब वे भाई ये इधर लेके आ, मैं खत्म। अब देख कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी है। 2 स्टेप है, तेरा आंसर आ गया। और क्या सोच रहा है भाई? 3a इक्वल टू कितना हो गया? 3b प्लस 2 हो गया, बात खत्म। 2 स्टेप में तेरा आंसर क्या, और क्या भाई, सेकंड बता, 2 स्टेप में और आंसर चाहिए, और क्या मिल रहा भाई? तो 30 सेकंड मिलेगा, 15 सेकंड के अंदर तेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सवाल तेरे समझ में आया होगा भाई मेरे लड्डू गुड्डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का सवाल है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी, और यहां पर जो क्वेश्चन है अगेन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू पाई पर। इनइक्वालिटी टाइप का सवाल है, सीधे दोनों में ऊपर और नीचे सीधे एक्स बराबर क्या रख दे भाई? पाई रख दे। ये आपको पता ही है एलएचएल देके जाएगा या आरएचएल देके जाएगा, क्योंकि पाई पे चेक करा रहा है, तो पाई से ज्यादा के लिए फंक्शन है, पाई से कम के लिए वाला फंक्शन है। तो सीधे मेरे भाई पाई ऊपर पुट कर दे, यहां पर एक्स बराबर पाई डालेगा तो कितना आ जाएगा? के पाई प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा? कॉस पाई। के पाई प्लस 1, के पाई प्लस 1 रहेगा, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। तो के पाई प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया? -2। तो के बराबर कितना आ गया? -2 अपॉन पाई। बस इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन ए आ गया, ठीक है। फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो सीधे एलएचएल देखो, एलएचएल कौन देगा? ऊपर वाला फंक्शन देगा। आरएचएल कौन देगा? नीचे वाला फंक्शन देगा, बात खत्म। सीधे आप एलएचएल आरएचएल बराबर डाल लो, या फिर वैल्यू फंक्शन सीधे कुछ भी करो आप, है ना। वैल्यू फंक्शन भी कौन ही देगा? ऊपर वाला देगा। तीनों वैल्यू बराबर होती है ना फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए, एलएचएल आरएचएल और वैल्यू फंक्शन, बस यही बोल रहा है। फंक्शन क्या हो जाएगी? की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 अपॉन पाई हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये बात तेरे बेटा समझ में आई होगी मस्त तरीके से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे बोल रहा है गिवन एन एग्जांपल ऑफ ए फंक्शन व्हिच इज कंटिन्यूअस, है ना। इन 4 एग्जांपल में से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू -5 पर, ठीक है। और जो कि डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू -5 पर, ठीक है। कौन सा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू -5, ठीक है। बारी बारी से देखते हैं, ठीक है। पहला सवाल देखते, पहला ऑप्शन देखते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक है। अब पहली बात तो देखो यहां पे आपसे क्या पूछ रहा है? -5 पे। -5 पे तो सुनना, आपसे -5 पे चेक करा रहा है ना,
और ये -5 पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ये वाला पहला ऑप्शन भाई साहब सुन लेना, वो आपसे बोल रहा है कंटिन्यूअस होना चाहिए बट डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। पहला वाला ऑप्शन तो भाई डिसकंटिन्यूअस है, हमसे क्या बात कर रहा है, हमसे बात कर रहा है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। चार ऑप्शन में से बोल रहा है कि एक ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें से वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो बट डिफरेंशिएबल ना हो। ठीक है, ये फंक्शन तो भाई -5 पर क्या है, -5 पर x इक्वल टू -5 पर क्या है, डीसी। डीसी बोले तो डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि -5 पर डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है -5 पर। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमसे तो बोल रहा है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा देखो, दूसरा आपसे बोला जाए कि 1/x-5, ठीक है, 1/x-5 ये बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल साहब, बिल्कुल कंटिन्यूअस है आपका x इक्वल टू -5 पर। जब भी आप इस फंक्शन पे आप चेक करोगे ना 1/x-5 पे, आप चेक करके देखिएगा भाई साहब, LHL RHL आप देखना भाई साहब, -5 पे तो बिल्कुल बिल्कुल आए। क्यों, क्योंकि ये देखो, सुनो सुना मेरी बात को, 1/x-5 ये किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, सिर्फ x इक्वल टू 5 पर। ये फंक्शन किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, x इक्वल टू 5 पर। आप किस पॉइंट पर चेक करने बैठे हो, -5 पर। तो ये जो फंक्शन है केवल x इक्वल टू 5 पर डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी जगह तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। भाई हम क्या बोलते हैं, जब भी डिनोमिनेटर फंक्शन होता है तो चेक करके देखोगे तो ये फंक्शन x इक्वल टू 5 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, बाकी जगह क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। -5 पे भी इसका मतलब क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। ओके, बट डिफरेंशियबिलिटी चेक करोगे ना, डिफरेंशियबिलिटी बेटा क्या चेक करनी है, डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी चेक करोगे ना तो सीधा ये फंक्शन -5 पर क्या निकल के आ जाएगा, -5 पर ये फंक्शन क्या निकलेगा, डिफरेंशियबल का डिफरेंशियबल निकलेगा भाई। आपको समझ में आ गया होगा मैं कौन से ऑप्शन की बात कर रहा हूं, केवल ऑप्शन सी ही ऐसा है। मैं कई बार बता चुका हूं समर्पण सीरीज और सब में कि मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं ना, वो हमेशा नहीं, उन पॉइंट पर नॉट डिफरेंशियबल होते हैं, उन पॉइंट पर नॉट डिफरेंशियबल होते हैं जहां पर मॉडुलस के अंदर की वैल्यू 0 हो जाए। भाई ये ध्यान रखना, कंसेप्ट है भाई। आप बोलोगे भैया हाँ, क्योंकि भाई सुनो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। मैं ऐसे क्यों बता, इसे सॉल्व करके नहीं बोल रहा, मैं ऐसे आपको वर्बली समझा रहा हूं। क्यों, क्योंकि मेरे भाई ये 1 नंबर में सवाल आएगा, और 1 नंबर में अगर तू चारों को अगर तू सेटिस्फाई करने निकल जाएगा तो 10 से 15 मिनट सवाल खराब हो जाएंगे एक ही सवाल में। इसीलिए मैं तेरे को वर्बली बता रहा हूं, कंसेप्ट क्लियर करके। क्या तू पेपर में हर एक ऑप्शन को सेटिस्फाई करके देखेगा, -5 पे ऊपर वाली की LHL RHL चेक करेगा, -5 पे नीचे की चेक करेगा क्या, नहीं करेगा भाई। दिमाग से खेलना है, दिमाग तेज चला के रखना है कि जो तू सीख के आया है सीधे उसी पे अटैक करना है कि भैया ये देखो एक बार मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन हाँ भैया नॉट डिफरेंशिएबल होते हैं, आप सीख के आए हो, ठीक है। हाँ, मॉडुलस फंक्शन हर उस पॉइंटर पर। और एक और बात आपको पता होगी, मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं ऑलवेज। मैंने जब समझाया भी होगा, जब 4-5 फंक्शन जब आपको बता रहा था समर्पण सीरीज में, तो मैंने आपको बोला था कि algebraic फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, लॉगरिथम फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। लिखा है तो नहीं लिखा है, सारी बातें काम कर रही हैं। कंसेप्ट से उठा के पूछता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जो आपके 2-2 नंबर और 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वहां से सीधे कंसेप्ट नहीं होते, वहां पे सीधे एनसीईआरटी और पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं सबसे टेढ़ी खीर होते हैं बेटा। क्यों, क्योंकि बीच कंसेप्ट से सवाल उठा के पूछ सकता है वो, वहीं पे बच्चों को असली दिक्कत खड़ी हो जाती है, ठीक है। हाँ, तो ये है मॉडुलस फंक्शन x+5, ठीक है। ये किस पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल होता है, ये हर उस पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल होता है जहां पर मॉडुलस के अंदर की वैल्यू जिस पॉइंट पर क्या होता है, 0। तो किस पॉइंट पे 0 हो रही है भैया, -5 पे। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट -5 पर इसके अंदर की वैल्यू क्या हो रही है, 0। तो इसका मतलब -5 पे ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं x-6, मॉडुलस ऑफ x-6, ये फंक्शन किस पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा, तो आप बिल्कुल बोल सकते हो कि भैया ये x इक्वल टू 6 पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा। जैसे अगर मैं बोलूं x+9 पे बोलूं, तो ये फंक्शन किस पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा, आप बोलोगे भैया ये x इक्वल टू -9 पर क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं ये बात तेरी समझ में आई होगी, ठीक है भाई लड्डू गुड्डी। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसेप्ट बहुत अच्छे से ध्यान रखना मेरे भाई, खेल खेल सकता है आपके साथ बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ध्यान रखिएगा भाई। तैयार रहना एकदम अच्छे तरीके से, पूरी 100% तैयारी करके जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। y इक्वल टू log 10 π/4 प्लस x/2, तब आपको वैल्यू बतानी है dy/dx की। चलिए भाई, इस सवाल को करने का क्या तरीका है, मैं आपसे बोलता हूं। पहले इस सवाल को डायरेक्टली अगर आप खेलोगे ना तो आपको परेशान कर देगा। एक काम करो, इस सवाल में आप यहां पे पहले tan a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाओ। tan a प्लस बी की क्या लगानी है मेरे भाई, आइडेंटिटी लगाएं। चलो डायरेक्ट लगाएं या फिर कुछ और सोचें, सोचो जल्दी से, क्योंकि ऑप्शन हमें ये दे रखे हैं sec x cos x cot x tan x। जरा सोचो,
मैं भी 10 सेकंड सोचता हूं जिससे बात आपकी समझ में आ जाए। log 10 अगर 1/10 π/4 sec स्क्वायर π/4 प्लस x/2। ओके ओके, हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके, 10 π/4 प्लस x/2 बिल्कुल ठीक है। ओके ना, हम इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करें, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे, बात वहीं से बनेगी। ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, dy अपॉन dx। लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/10 π/4 प्लस x/2। यही होता है ना लॉग का डिफरेंशिएशन, 1/10 π/4 प्लस x/2। फिर किसका करोगे? फिर आप करोगे मेरे भाई लड्डू गुड्डी, किसका? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। 10 का, 10 का कितना आ जाएगा? sec स्क्वायर π/4 प्लस x/2। ठीक है, फिर किसका करोगे? π/4 प्लस x/2 का। π/4 प्लस x/2 का करोगे तो π/4 का 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और x/2 का कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो यहां से dy अपॉन dx कितना आ जाएगा? 1/10 π/4 प्लस x/2। ये 2 यहां आ जाएगा, ये वाला 2 आपका यहां आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट है। अब गौर से सोच, जल्दी से सोच, दिमाग लगा के। sec स्क्वायर को तू क्या लिख सकता है? इसे लिख सकता है cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2। लिख सकता है, बिल्कुल सही है। तेजी से चला, अब हाथों को, हाथ तेजी से चलना चाहिए। 1/10 को क्या लिख सकता है? 10 को लिख सकता है sin π/4 प्लस x/2 अपॉन cos π/4 प्लस x/2 इनटू कितना लिख सकता है? cos स्क्वायर π/4 प्लस x। ये आपस में क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। ये आपस में क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से मेरे छोटे भाई कितना आ जाएगा? 1/2 sin π/4 प्लस x/2 इंटू cos π/4 प्लस x/2। यहां से बात बनी, 2 sin π/4 प्लस x/2 इंटू cos π/4 प्लस x/2। अब एक बात बता, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, याद कर, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। आइडेंटिटी याद है? ये भी एंगल सेम है, ये भी एंगल सेम है, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा कितना होता है? sin 2 थीटा होता है। कितना होता है? sin 2 थीटा होता है। कितना होता है? sin 2 थीटा। कितना हो जाएगा? sin 2 इंटू π/4 प्लस x/2। ये होगा नहीं होगा? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा कितना आ जाएगा? sin 2 इंटू π/4 प्लस x/2। 2 का अंदर मल्टीप्लाई, अबे नीचे, सॉरी, ये चल रही है नीचे कहानी। 1 में sin 2 इंटू π/4 प्लस x/2। नीचे चल रहा है भाई, सब कुछ नीचे चल रहा है। ठीक है, तो एक काम कर, 1/sin 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा? π/2 प्लस x। सोच, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो π/2 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। और sin π/2 प्लस x कितना होता है? sin π/2 कितना होता है? cos x होता है। और 1/cos x कितना होता है? sec x होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सोच, कैसा लगा आप तेरे को ये सवाल डिफरेंशिएशन का? हाँ, अच्छा लगा, नहीं लगा? बेहतरीन सवाल है भाई, अल्टीमेट सवाल है, ध्यान रख इस सवाल को। ठीक है, बढ़िया लग रहा है सवाल, है ना? 4 ऑप्शन, कितने छोटे छोटे से ऑप्शन है, लेकिन किस लेवल से आपको सोचना पड़ा। ठीक है, आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ी। इस तरीके के सवाल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछता, और जो एग्जाम पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, वही मैं आपको उस तरीके के क्वेश्चन करा रहा हूं भैया। ठीक है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, पीडीएफ में डलवाई दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये सवाल आपसे पूछ रहा है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू लॉग एक्स। इस सवाल को आप कितने जल्दी कर सकते हो? ये सवाल आप 15 सेकंड के अंदर कर सकते हो। ठीक है, आपको साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में? लॉग एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यू किसको मानोगे? आप मानोगे यू को साइन एक्स मानोगे, और वी को क्या मानोगे? लॉग एक्स मानोगे। क्या मानोगे? लॉग एक्स। सही है, हाँ। अब आपको निकालना है डी यू अपॉन डी वी। क्या करेंगे? हमें इस लॉग एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो निकालेंगे बेटा यहां से डी यू अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा? cos x आ जाएगा, और dv अपॉन dx कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1/x आ जाएगा। हमें निकालना है du ओवर dv। तो du ओवर dv निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? du अपॉन dx और dv अपॉन dx। du ओवर dx और dv अपॉन dx। du ओवर dx और dv अपॉन dx। du ओवर dx कितना है? cos x। और सुन मेरे भाई, और dv अपॉन dx कितना है? 1/x। ठीक है, ये x कहां निकल जाएगा? ढंग से सोचना भाई, ढंग से, सॉरी भाई। ठीक है, डी अपॉन डिक्स कितना? cos x, और dv अपॉन डिक्स कितना? 1/x। ये 1/x, ये वाला x कहां निकल जाएगा? ऊपर निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा? x cos x। x cos x का मतलब ऑप्शन बी। बहुत सारे बच्चे जबरदस्ती मतलब गलती कर सकते हैं, या तो बी लगा सकते हैं, डी। अच्छे से देखना, कैलकुलेशन अच्छे से करना, सिलियर मत करना। ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन बी एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन बी मेरे छोटे भाई एकदम करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल दे रखा है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब देख भाई, हमें बताना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। भैया किस, कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग? देख भाई फटाफट से,
कोई भी फंक्शन का जो नेचर होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वो बताता है उसका डेरिवेटिव। अगर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है तो उसका वो जो फंक्शन होता है वो होता है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। भैया फंक्शन क्या है आपका साइन एक्स, फंक्शन क्या है आपका साइन एक्स, डिफरेंशिएट करेगा, जब डिफरेंशिएट करेगा तो एफ डेफ एक्स कितना आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब एफ डेफ एक्स क्या है, कॉस एक्स, कॉस एक्स किस किस क्वाड्रेंट में मेरे भाई बता, है ना, किस कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो भाई जीरो से पाई की अगर तू बात करेगा, देख भाई नॉलेज सुन ले, जीरो से पाई के बीच में सुन, जीरो से पाई के बीच में कौन कौन भाई, गौर से सुन ले, पर गौर से सुन ले, जीरो से पाई के बीच में दो इंटरवल आते हैं, पहला इंटरवल और सेकंड इंटरवल। पहले इंटरवल में जब तू देखेगा cos x पॉजिटिव हो जाएगा और सेकंड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये बात नहीं बनेगी, दोनों नेचर शो कर जाएगा जीरो से पाई के बीच में। देख गौर से देख भाई, जब जीरो से पाई बाई टू के बीच की बात करेगा तो जीरो से पाई बाई टू के बीच में cos x कैसा होता है, cos x होता है क्या था, पॉजिटिव। और पाई बाई टू से पाई की मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। इसमें दोनों नेचर शो कर दी, और जहां पर दोनों नेचर शो कर देना तो याद रखना, इस सवाल की तो बात नहीं कर रहा, कंसेप्ट बता रहा हूं, वहां पर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। चलो ये वाला आंसर तो आपका होगा नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x कैसा होता है, पॉजिटिव, मतलब एफ डेफ एक्स पॉजिटिव है, एफ डेफ एक्स पॉजिटिव है, कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, एफ डेफ एक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हमसे बात कर रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर आते हैं ऑप्शन ए, जहां तक है आपका सही होगा, पाई बाई टू और पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट होता है। अब बाकी देख लियो ना, पाई बाई टू से पाई के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, मतलब एफ डेफ एक्स तेरा नेगेटिव है, एफ डेफ एक्स नेगेटिव है तो फंक्शन क्या होगा, इस वाले इंटरवल में ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट है। ऐसे आपको खेलना है मेरे भाई क्वेश्चन के साथ, ठीक है। कंसेप्ट जिन बच्चों की कंसेप्ट पकड़ है उन्हें एक क्वेश्चन नहीं अटका सकता बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते भाई अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है, द फंक्शन दे रखा है, फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 100। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपसे बोल रहा है कि इंक्रीज करेगा इन आर, इन आर का मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, डिक्रीज करेगा ऑल रियल नंबर, डिक्रीज इन एन, एन का मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, और डी है आपका कांस्टेंट फंक्शन इन आर। देखो फटाफट से देखो, पहला काम ये होता है किसी भी फंक्शन की नेचर बतानी है हमें, तो किसी भी फंक्शन की अगर नेचर बतानी तो हम जाते हैं उसके डेरिवेटिव पे, डेरिवेटिव का आइडिया लगाते हैं, उसका डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है, मतलब एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है किसी भी इंटरवल में, तो फंक्शन क्या होता है आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव लेस देन जीरो है मेरे भाई, तो फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस बात की हमें जानकारी होनी चाहिए, क्या आपको है, मुझे तो है, कर लो भाई जल्दी से जानकारी, वरना 8 मार्च को पेपर आया जा रहा है, उससे पहले तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए साहब सवाल देखते हैं, फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 100। एफ डैश एक्स अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 3, ठीक है। 100 कांस्टेंट है, 100 का क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां से एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को गौर से देख मेरे भाई, 3 इंटू, ये जो चीज है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 किसका होल स्क्वायर है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। और जब तू देखेगा ना 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 हमेशा पॉजिटिव है, किसी का होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होगा, किसी का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब एफ डैश एक्स ऑलवेज क्या होने वाला है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, कभी हमेशा, ऑलवेज, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ एक्स जो हो जाएगा वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। अबे याद करो भाई कंसेप्ट, फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट है। पूरी कहानी डेरिवेटिव पे डिपेंड करती है भाई, डेरिवेटिव अगर उसका पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर उसका डेरिवेटिव लेस देन जीरो तो फंक्शन डिक्रीजिंग। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं सवाल आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल दे रखा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 इन 0 से 2। इस फंक्शन की, फंक्शन जो आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, इस फंक्शन की आपको क्या बतानी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। और जहां पर x कहां से कहां तक है मेरे भाई, 0 से लेकर 2 तक, जहां पर फंक्शन कहां से, x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेकर, ठीक है। अब इसकी क्या बतानी है आपको, एब्सोल्यूट, भाई सबसे ऊंची वैल्यू बतानी है आपको। तो एक काम करो, सुनना मेरी बात गौर से, पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे 3x स्क्वायर माइनस का 3 आया। और आप जानते हो अगर आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के बराबर डालते हो, एफ डेफ एक्स बराबर 0 डाला,
एफ डेस एक्स बराबर 0 डालोगे तो 3x² माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स तीन कॉमन आके किसमें निकल जाएगा, 0 में, तो x² माइनस 1 बराबर 0, तो x² इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो यहां से 2 पॉइंट मिले 1, x इक्वल टू माइनस, ठीक है। अब सुनो, आपको बतानी इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ध्यान रखना, दो चीजें आपसे पूछ सकता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और दूसरी पूछ सकता है आपसे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो क्या करते हैं, ये जो क्रिटिकल पॉइंट, इन्हें क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। ध्यान रखना, ये जो dy/dx को जीरो करने के बाद जो x की वैल्यूज आती हैं उन्हें बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं। ये दूसरा शब्द जो मैंने बोला स्टेशनरी पॉइंट, इसे सीबीएसई यूज कर सकता है। अगर यूज कर लिया तो 9 भाई बच्चों को पता नहीं होता कि क्रिटिकल पॉइंट को भी हम स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। ठीक है भाई, ये बात आपके समझ में आ रही है। चलो भाई, तो यही हमारे स्टेशनरी पॉइंट है। अब क्या करें, अब सुनना, आपको बतानी है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट हम किस में डालेंगे, फंक्शन में डालेंगे। ठीक है, फंक्शन में डालेंगे, एंड ये जो इंटरवल देके गया है ना, इसके एंड पॉइंट भी डालेंगे। एंड पॉइंट क्या क्या है, 0 और 2। सारे पॉइंट को डालने के बाद जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी उसे बोलेंगे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और इसमें पूछा तो है नहीं, हो सकता है आपसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ना पूछ के एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पूछ ले। ठीक है, तो जो इन सब में सबसे छोटी वैल्यू आएगी सेम काम करके, उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। अब सही है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, देख भाई। तो क्या करेंगे, 1 डालें, आप 1 डालेगा फंक्शन में, बात समझ में आई नहीं। क्रिटिकल पॉइंट भी डालेंगे साथ के साथ एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मतलब इसका एक एंड पॉइंट क्या है, 0, और ये वाला एंड पॉइंट क्या है, 2। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0 और 2। एंड पॉइंट क्या है, 0 और 2। डाल भाई उठा के, F1 डाल, F1 x बराबर 1 डालेगा तो 1 माइनस 3 प्लस 2, तो 2 रे कितना हो गया, 3, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये कितना आ गया, 0। F1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। अब यहां से तू F माइनस 1 रखेगा, F माइनस 1 डाल, यहां पे कितना आ जाएगा, -1 का क्यूब -1 होता भाई, ये कितना आ जाएगा, +3 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, हाँ देख सब भाई, यहीं से मैं तुक्का मार दियो, 6 आ रहा है, चेक कर लियो पहले। अब 1 और -1 डाल ली, ठीक है, अब 0 डालना है, इसमें डाल, F0 डालेगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना, x बराबर 0 डालेगा तो ये 0 माइनस 0, 2 आ जाएगा। अब डालना F2, F2 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 2। बहुत सारे बच्चे हवाई जहाज में आके ना 6 लगा देंगे सीधे, गलत हो जाएगा। तो x बराबर 2 डाला मैंने, F2 डाला, x बराबर 2 का क्यूब 8 माइनस 3 दूनी 6 हो गया, प्लस 2 हो गया, 8 और 2 10 होता है, 10 में से 6 गया 4। तो भैया यहां से हमें पता लगा कि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन सब में सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है, 4 ही है। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, अब ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 आ जाएगी। जो बच्चे तुक्का मारेंगे ना, इसमें बहुत सारे बच्चे तुक्का पता है 6 मारेंगे। अब समझ जा क्या कहना चाह रहा हूं, है ना, बोर्ड खेल जाएगा आपके साथ। ठीक है, हाँ गेम चल रहा है भयंकर वाला। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एनसीईआरटी का सवाल है भाई, ठीक है, ऑप्शन में उसने बना दिया है, एनसीईआरटी में सब्जेक्टिव की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, बोर्ड वाला आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, 4 ऑप्शन बना के। ठीक है, क्या बोल रहा है, गिवन है ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9, ये जो फंक्शन है अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। अच्छा सवाल है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है कहां पे भैया, x इक्वल टू 1 पर। अब एक बात सुनना, बोल रहा है ना अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, अटेन मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ a। तो यहां पर ध्यान रखना, कोई भी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम तभी अटेन करती है जहां पे उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है। जैसे यहां पर ये फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है कहां पे, एट x इक्वल टू 1 पर। इसका मतलब है कि जब आप डिफरेंशिएट करोगे ना इस फंक्शन को, कितना आ जाएगा, 4x क्यूब माइनस कितना आ जाएगा, 62 कितना होता है भाई, जल्दी से बता, बार कितना हो गया, 2 दूनी 4। हाँ, ये हो जाएगा 124x प्लस a, ये हो जाएगा डिफरेंशिएट करने पर। और इसके डेरिवेटिव में अगर तू 1 डालेगा तो f'1 की वैल्यू 100% 0 के बराबर होगी भाई। f'1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। यही मतलब होता है अगर कोई फंक्शन किसी वैल्यू पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है तो उस पॉइंट पर डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। ठीक है, हाँ तो भैया ये है f'1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो f'1 डाल दो, यहां पे डालोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 4 माइनस कितना आ जाएगा, 124 प्लस a बराबर 0। तो 4 माइनस 124 कितना आ जाएगा, माइनस के 120 आ जाएगा, प्लस a बराबर 0। तो a बराबर कितना आ गया, 120।
ए बराबर कितना आ गया 120, मतलब ऑप्शन ए अभी भी, अगेन इसका ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 टी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। कंसेप्ट ध्यान रखना। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ रहे हैं भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है, लेट द फंक्शन एफ मैपिंग आर टू आर, एक फंक्शन है आर टू आर में, आर वही है डोमेन, आर आपका डोमेन है, कोडोमेन क्या है आर है। ठीक है, और इस तरीके से डिफाइंड कर रखा है कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स जो है भैया, एफ एक्स क्या दे रखा है 2x प्लस कॉस एक्स, फंक्शन 2x प्लस कॉस एक्स है, 2x प्लस कॉस एक्स है। तब आपको चार ऑप्शन दे रखा है, इसमें से बताना कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। भयंकर और बेहतरीन सवाल है भाई। ठीक है, और ये सवाल है भाई कि मैं आपसे 100% बात बोल सकता हूं, अगर आप तुक्का लगा के आपका सही हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन इस सवाल को वही बच्चा कर सकता है जिसके कंसेप्ट बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, मतलब उससे बिल्कुल नॉलेज हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की और मैक्सिमम मिनिमम की, वही एकदम अच्छे तरीके से सवाल को कर सकता है। तुक्का लगाने के लिए तो वो बात अलग है भाई, उसका कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, सवाल बढ़िया है, अच्छे से देखना सवाल। ठीक है, हाँ, वो लाइक हैज ए मिनिमम एट एक्स इक्वल टू पाई। ठीक है, अब एक बात बता, मैक्सिमम मिनिमा का सवाल हो या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सवाल हो, ये कौन से चैप्टर में आते हैं, ये आते हैं आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पहला ही पॉइंट होता है भाई, चाहे इंक्रीजिंग का सवाल हो चाहे डिक्रीजिंग का या मैक्सिमा या मिनिमा का, पहला काम होता है फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डेफ एक्स कितना आ जाएगा, 2 माइनस साइन एक्स, 2 माइनस साइन एक्स। ओके, अब एक बात बताओ, क्या एफ डेफ एक्स कभी जीरो हो सकता है? मतलब आप एक काम करो, आपने फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफ डेफ एक्स बराबर जीरो करेंगे। एफ डेफ एक्स बराबर जीरो करेंगे तो 2 माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो होगा, तो यहां से साइन एक्स इक्वल टू 2 दिखेगा। क्या ये बात सही है? क्या साइन एक्स इक्वल टू 2 होता है कभी? बिल्कुल ही नहीं होता, मतलब ये कभी जीरो होगा ही नहीं, ये कभी जीरो होगा ही नहीं। 2 माइनस साइन एक्स कभी जीरो के बराबर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीरो के बराबर तभी तो होगा एफ डेफ एक्स जब साइन एक्स खुद 2 के बराबर हो, और साइन एक्स की तो हैसियत ही नहीं होती भाई 2 के बराबर होने की। साइन एक्स की रेंज क्या होती है, एक और सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ साइन एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से 1। तो भैया ये वाले ऑप्शन तो हट गए, ना तो ए होगा ना बी होगा। अब बात आती है सी और डी की, बात आती है सी और डी की। ठीक है, हाँ, क्योंकि भैया मैक्सिमा और मिनिमा होने के लिए उनका डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब आती है डिक्रीजिंग फंक्शन या इंक्रीजिंग फंक्शन। अब एक बात बताओ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिपेंड करता है उसका एफ डेफ एक्स। अगर एफ डेफ एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, और एफ डेफ एक्स अगर नेगेटिव है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और साफ साफ पता लग रहा है कि भैया एफ डेफ एक्स नेगेटिव कब आएगा। अब एक देखना, भाई से हर सवाल को सॉल्व करके थोड़ी है, दिमाग से तो खेलेगा ना। साइन एक्स जो होता है हमेशा 1 से छोटा और -1 से बड़ा। अब एक बात बता, एफ डेफ एक्स निगेटिव कब आ सकता है? निगेटिव के लिए बात करूं, एफ डेफ एक्स निगेटिव तभी तो आ सकता है जब साइन एक्स 2 से बड़ा हो जाए। साइन एक्स 2 से बड़ा हो जाए, जैसे 3 हो जाए, तो 2 में से 3 गया, कितना बचेगा, -1। क्या साइन एक्स की हैसियत होती है 1 से ज्यादा आने की? भाई जो बराबर में जो बैठा है साइन एक्स, कभी ज्यादा से ज्यादा अपनी वैल्यू कितनी कर देगा, 1 कर दिया, 1 भी कर दिया तो 2 -1 कितना आएगा, 1। अभी भी एफ डेफ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। और -1 कर दिया, साइन एक्स से अपनी सबसे कम वैल्यू खींच दी, सबसे अपने नीचे स्तर वाले पे, सबसे अपना नीचा स्तर कर लिया सामने वाले ने, साइन एक्स ने, तो कितना करेगा, -1। माइनस आगे बैठा रखा प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि मेरे भाई जरा सोच के देख, एफ डेफ एक्स क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। एफ डेफ एक्स हमेशा पॉजिटिव, तुक्का लगा दे या फिर ऑप्शन डी लगा दे, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है भाई, तो ये है मेरे भाई, पूरी कोशिश करिए बेस्ट क्वेश्चन आपको कराने की। कराने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है, वो भी करा सकता हूं, लेकिन सबसे बेस्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाले हैं यहां से एनसीईआरटी के चैप्टर पार्ट 1 से। ठीक है, आप देखिए अच्छे से सोचिए सवालों को, और मैं आपसे हमेशा बोल रहा हूं मेरे भाई, आप प्रैक्टिस कीजिए। ये सेशन 1 घंटे का गया हो, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, ठीक है, आपको मैं बस हर एक सवाल कंसेप्चुअल सवाल लेके आया हूं, बड़े अच्छे से रिसर्च करके लेके आया हूं। आई थिंक रैंडम चलो ये सवाल उठा, ये सवाल उठा, कुछ ना कुछ आपको एक सवाल 100% सिखा रहा होगा। ठीक है, और मेरे भाई, आप, मैं अभी भी बोल रहा हूं छोटे भाई, मैं आपका देखो फायदा चाहता हूं। ठीक है, और आप सब मेरे छोटे बहन भाई हो। ठीक है, मैं कभी भी यार इस तरीके से चीजें नहीं करता कि बिल्कुल यार ठीक है, बिल्कुल मैं आपसे ना रिलेट होना चाहता हूं। ठीक है, आपसे जुड़ना चाहता हूं कि भाई अच्छे तरीके से आपको चीजें मिले, और एकदम सही गाइडेंस आपको देना चाहता हूं। तो मेरे भाई इसमें यह है कि आप जितना आप खुद से सेल्फ स्टडी करोगे, ठीक है, उतना आप यकीन करो आपका स्कोर इंप्रूव होगा बोर्ड एग्जाम। ठीक है,
100% मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करते हो, 1 घंटे अगर किसी टीचर को फॉलो करते हो, तो 2 घंटे आप खुद सेल्फ करते हो, तब उस चीज का एक्चुअल मीनिंग निकलेगा, उस चीज का फर्क तुम्हें दिखेगा। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि टीचर से हम 3 घंटे पढ़ लें और हम खुद सेल्फ स्टडी 1 घंटे कर लें, तो काम नहीं चलेगा। ये एक कड़वी बात है, लेकिन सच्ची बात है। ठीक है, तो इस बात का छोटे लड्डू गुड्डी आप ध्यान रखिए विशेष। ठीक है, हाँ, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे मजा नहीं आएगा। और क्या पता क्वेश्चन कैसा भी आ जाए और आपका बोर्ड एग्जाम में दिमाग फिर जाए कि यार ये मेरा दिमाग नहीं चल रहा इस सवाल में, मैंने करा तो है बट आ नहीं रहा। ये तभी होता है जब आपकी प्रैक्टिस की कमी होती है। ये सीधा सीधा रिप्रेजेंट करता है आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस को। ठीक है, तो मेरे भाई लड्डू गुड्डी, आप इस चीज को ध्यान रखिए और बाकी मस्त तरीके से आप पढ़ाई करिए। ठीक है, बहुत ही कम टाइम रह गया है आपके एग्जाम में, करो अच्छे तरीके से पढ़ाई। और बाकी कोई भी निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो भैया आपके पीछे खड़े हैं भैया। ठीक है, आपको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, बात करो मेरे से। ठीक है, और जितने आप देखो, दो ही काम करो, पीवाईक्यू एनसीईआरटी, पीवाईक्यू एनसीईआरटी, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, कि वहां से टफ टफ क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, वहां से टफ, भाई नहीं। बोर्ड एग्जाम टफ सवाल नहीं पूछता, ये ध्यान रखना। मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं मेरे भाई, वो तेरे से एक या दो सवाल अलग तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा तेरे से कि 80 से 90% पेपर बिल्कुल एनसीईआरटी से इंस्पायर होता है भाई, और पीवाईक्यू से इंस्पायर। तो उतना ही कर जाना, तेरी एकदम नौका पार लग जाएगी भाई, तेरी नाव पार हो जाएगी, मैं बता रहा हूं। ठीक है, इस समय को ढंग से काम करो और होश में रह के काम करना है मेरे भाई। ठीक है, मन ना कर रहा हो पढ़ने का तो भी पढ़ो मेरे भाई, खुद से पढ़ो, सेल्फ स्टडी। ठीक है, अपना दिमाग का यूज करो और एंड तक आंसर तक पहुंचो आप। एंड तक पहुंचना है आंसर तक, बीच में ही नहीं छोड़ना आपको क्वेश्चन कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है हो गया, नहीं मेरे भाई, ये सिली एरर नहीं करना। ठीक है, तो सारे बच्चों, मेरे छोटे लड्डू गुड्डी, आप मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, मैं आपके साथ हूं। और बाकी 8 मार्च को मिलके एकदम एग्जाम फोड़ेंगे अच्छे तरीके से, सारे बहन भाई मिलके आप अच्छे से पेपर फोड़ना। ठीक है, मेरी शुभकामना आपके साथ है मेरे भाई, बेस्ट ऑफ लक, आप पढ़ाई करते रहो तगड़े तरीके से। ठीक है बेटा लड्डू गुड्डी, ओके, बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट आपको पार्ट 2 कल मिल जाएगा, पार्ट 1 आज ऑब्जेक्टिव का खत्म कर दीजिए। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय बाय।